सो गाइज चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर 9 में हम जनरली डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज जनरली मैं जूनियर इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग ये सारे लेक्चर्स बना रहा था। तो जूनियर इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग काफ़ी चीज़ें स्मार्ट तरीके से गाइज हमें पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से हमें पढ़ना है, ना कि हमें, क्योंकि टाइम कम है तो टाइम कम होने की वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको वही चीज़ पढ़ाऊँ जो क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं। तो डायमेंशन एनालिसिस में भी मैं आपको वही चीज़ पढ़ाऊंगा जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में कराऊंगा आपसे, तो आप देखोगे वही सब जो क्वेश्चन आते हैं उसी से रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पे टॉपिक्स भी पढ़ाया है। बट गाइज यहाँ पे जो लेक्चर्स हैं, पुराने मेरे लेक्चर्स, बहुत पहले मैं एफएम का लेक्चर पढ़ा ऑलरेडी, फ्लूइड मैकेनिक्स यूनिवर्सिटी लेवल का मैं बहुत पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो मैं देखा वो वीडियो, काफ़ी अच्छा लगा मुझे वो वीडियो पे कमेंट वगैरह भी काफ़ी अच्छे आए थे। तो मैं सोचा कि क्यों दोबारा से वो वीडियो बनाना। तो मैंने जो भी इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं तो वो पुराने वीडियो से मैं कट कॉपी पेस्ट करके मैं इस वीडियो में जोड़ रहा हूँ। ठीक है, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है इसमें एक चीज़ बकिंघम पाई थ्योरम। ठीक है, बकिंघम पाई थ्योरम जो है जनरली ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जूनियर इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग बकिंघम पाई थ्योरम आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत मुश्किल से का क्वेश्चन कभी कभार पूछ देता है, बट इस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं आते हैं। फिर भी मैं बकिंघम पाई थ्योरम आपको इस वीडियो में ऐड कर दिया हूँ। तो ये जब आएगा, जब ये टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा बकिंघम पाई थ्योरम, तो आप स्किप कर सकते हो, वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा लेना, बकिंघम पाई थ्योरम का टॉपिक को छोड़कर आगे आप बढ़कर नेक्स्ट जो टॉपिक्स है उसको पढ़ लेना। ठीक है, तो पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, मैं बकिंघम पाई थ्योरम आपको इसलिए ऐड कर दिया हूँ, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, एक आध क्वेश्चन गलती से, क्या पता यार, भरोसा नहीं कर सकते कहीं बन जाए, इसलिए। अदरवाइज आप स्किप करके आप आगे के टॉपिक्स पढ़ सकते हैं इस वीडियो में। तो चलिए लेट नहीं करते, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो डायमेंशन एनालिसिस हम क्यों पढ़ते हैं और ये इसका मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं डेफिनेशन के थ्रू। डायमेंशनल एनालिसिस इज अ मैथमेटिकल टेक्निक which makes use of the study of dimensions and an aid of the solution of several engineering problems। तो जो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस हम जो पढ़ते हैं, ये क्या है, हमारा एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो कि जिससे हम डायमेंशंस, जो भी हमारे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं या केमिकल क्वांटिटीज जो भी होते हैं, उनका डायमेंशंस जो होते हैं उसका स्टडी करना, दैट इज डायमेंशन एनालिसिस। इट इज अ मैथमेटिकल टेक्निक यूज्ड इन रिसर्च वर्क फॉर डिजाइन and for conducting model test. It deals with the dimension of the physical quantities involved in a phenomena, where all physical quantities are measured by compression, which is made with respect to an arbitrary fixed value, that is length L, mass capital M, and the time T are three fixed dimensions which are of importance in fluid mechanics। जो हमारा एक्चुअली ये डायमेंशन एनालिसिस में है, लेंथ, मास और टाइम, क्योंकि हमारा फंडामेंटल यूनिट है, इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। और फ्लूइड मैकेनिक्स में तो ये जो तीन टर्म है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ जो फंडामेंटल जो हमारा ये डायमेंशन है, ये दो टाइप का डायमेंशन होता है, दैट इज प्राइमरी क्वांटिटीज जिसे हम फंडामेंटली बोलते हैं, और सेकेंडरी क्वांटिटीज। ठीक है, तो फंडामेंटल और जो प्राइमरी क्वांटिटीज है, इसमें आता है हमारा a set of quantities which are in the sense independent of each other. These quantities are known as primary quantities। जो हमारा प्राइमरी क्वांटिटीज होगा वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होगा, वो अपना अकेला ही होगा, डेट इज मास। मास को कहीं कोई डिपेंड होने की जरूरत नहीं, वो खुद ही अपना लेंथ, टाइम, टेम्परेचर इज डिजाइन डेजिग्नेटेड बाय द लेटर एम, एल, टी एंड थीटा। मास को हम एम से डिनोट करते हैं, लेंथ को कैपिटल एन, एंड टाइम को टी, और टेम्परेचर थीटा। जब हम फ्लूइड की विस्कोस में जब टेम्परेचर देखते हैं तब ये काम आता है। ठीक है, तो प्राइमरी क्वांटिटीज हमारी कौन कौन सी होती है, जो कि खुद पे डिपेंड हो। ठीक है, ओके। नाउ सेकेंड है हमारा सेकेंडरी क्वांटिटीज, और जिसे हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, दो टाइप की क्वांटिटीज ही होते हैं सिर्फ डायमेंशंस में, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है वो अकेला होता है, वो दूसरों से मैच नहीं करता है, उसमें सिर्फ अकेला एक ही डायमेंशन होता है, चाहे वो लेंथ हो, चाहे मास हो, चाहे टाइम हो, चाहे टेम्परेचर हो। बस इन सेकेंडरी क्वांटिटीज में क्या होता है, सेकेंडरी और डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच पोसेस मोर देन वन फंडामेंटल डायमेंशन।
एक से ज्यादा फंडामेंटल डायमेंशन अगर किसी के अंदर हो, किसी डायमेंशन में, दैट इज द सेकेंडरी क्वांटिटीज और द डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ओके, इसलिए डिस्टेंस किस में होता है हमारा, मीटर में। मीटर मतलब लेंथ, टाइम मतलब टी। ओके, देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंडरी हमारा क्यों हमने कहा, एक से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट है, दैट इज सेकेंडरी क्वांटिटीज, बट इन प्राइमरी क्वांटिटीज ओनली वन। मास तो वो अकेला ही है m, लेंथ तो खुद का फंडामेंटल यूनिट है l, टाइम खुद का टाइम अकेला है। ठीक है, यहाँ सेकंड देखें एग्जांपल, डेंसिटी बाय मास। डेंसिटी होता है जो हमारा क्या होता है, इज ऑब्टेन्ड बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास को हमने m से दिखाया, एंड द वॉल्यूम इज द लीटर क्यूब। मीटर क्यूब होता है, मीटर क्या है, लेंथ का ही तो हमारा है, इसलिए हमने लीटर क्यूब लिखा। ओके, एंड द एक्सेलरेशन is denoted by distance per second square, that is मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है हमारा एक्सीलरेशन। मीटर को क्या किसकी यूनिट, लेंथ की, लेंथ अपॉन सेकंड किसकी है, टाइम की, तो टाइम स्क्वायर। नाउ ऐसे आपको बहुत सारे नहीं, अपने जो एफएम में और खास कर ये जो डायमेंशन एनालिसिस चैप्टर है, इसमें कुछ अप्रॉक्स 20 और 40 डायमेंशन एनालिसिस हैं, डायमेंशन जो हमें याद करना है, या फिर आप प्रैक्टिस करके स्ट्रॉन्ग कर लो या रट लो, आगे बहुत जरूरत पड़ेगा, पूरे चैप्टर में आगे बहुत जरूरत पड़ेगा। ठीक है, आपको नहीं याद है तो आप प्रैक्टिस कर लो, फॉर्मूला जो आता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो क्वांटिटीज, ये हमारा शैम्बल बताता है, ये डायमेंशन बताएगा, और ये यूनिट क्या है। पहला फंडामेंटल यूनिट की बात करेंगे। ठीक है, लेंथ, मास और टाइम होता है फंडामेंटल में। ठीक है, लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं, मास को एम से और टाइम को टी से। ठीक है, वेयर जो डायमेंशंस में हम लेते हैं, डायमेंशन एनालिसिस में डायमेंशन करते हैं, तो लेंथ को एल से दिखाते हैं, मास को एम से और टाइम को टी से दिखाते हैं। और यूनिट क्या होता है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है। तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर किसी में हो, जब डायमेंशन टर्म में लेंगे तो उसे हम एल लिखेंगे। मास केजी में भी हो सकता है, ठीक है, ग्राम में भी हो सकता है, तो मास को हम डायमेंशन टर्म में एम लेंगे, टाइम को टी लेंगे, वो चाहे सेकंड में हो चाहे मिनट में हो, डायमेंशन टर्म्स में हम टी लेके चलेंगे। नाउ जियोमेट्रिक, जियोमेट्रिक में हमारा आता है एरिया, वॉल्यूम, कर्वेचर, स्लोप, एंगल। सैम्बल एरिया का ए हमें पता है, वॉल्यूम का बी, कर्वेचर का सी, स्लोप का एस या आई, और एंगल का अल्फा या थीटा हम लिखते हैं। जो डायमेंशन हमारा है, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, हमें पता है। मीटर स्क्वायर मीन्स ये मीटर किसका टर्म डायमेंशन, लेंथ का, तो हमने एल स्क्वायर कर दिया। वॉल्यूम मीटर क्यूब, अगर आपको इसकी यूनिट्स ये पता है, तो मास के टर्म में जो भी होगा उसे एम लिखना, मीट लेंथ के टर्म में कुछ भी वैल्यू हो उसे एल लिखना, टाइम में चाहे सेकंड हो, मिनट हो, चाहे जो हो, उसको हम टी लिख के चलेंगे। ऐसे डायमेंशन करते हैं। वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है तो हमने एल क्यूब लिख दिया डायमेंशन। कर्वेचर का सी 1/L, और कर्वेचर का क्या होता है यूनिट, दैट इज 1/m होता है, तो 1/m दैट इज 1/L लिख दिया, मीटर है, लेंथ का ही है, यूनिट है। ओके, स्लोप का क्या होता है, मीटर अपॉन मीटर 1, नो डायमेंशन। एंगल का नो डायमेंशन, और एंगल हमारा यूनिट क्या होता है, रेडियन। ऐसे ही हमारा है काइनेमेटिक क्वांटिटीज में आई, ये वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, डिस्चार्ज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसकी सैम्बल दी हुई है, इसकी डायमेंशंस दी हुआ है, और यूनिट हमें पता ही रहता है, हमने इतना 12 से लेकर अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, 10 से लेकर अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, तो यूनिट तो लगभग सबको तो याद ही हो गया होगा। तो यूनिट याद है तो डायमेंशन आप इजिली लिख सकते हो। ठीक है, डायनेमिक क्वांटिटीज, डायनेमिक क्वांटिटीज में हमारा आता है फोर्स, वेट, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, डायनेमिक विस्कोसिटी, प्रेशर इंटेंसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, shear स्ट्रेस, वर्क और एनर्जी, पावर, टॉर्क, मोमेंटम, इसका सब सिंबल दिया है, हमें यूनिट पता ही है, फोर्स का न्यूटन हमें पता है, वेट का न्यूटन हमें पता है, डेंसिटी का केजी पर मीटर क्यूब पता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, केजी पर मीटर क्यूब लिखा है, केजी दैट इज मास, तो हमने एम लिखा, और पर मीटर क्यूब को हमने एल -3 लिख दिया, -3 मतलब m/L3, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, m/L3, ये भी लिख सकते हो, ये भी सही है। ठीक है, नाउ अब हमने पूरा डायमेंशन देख लिया, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आपको डायमेंशन फाइंड करना है किसका, एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फाइंड कीजिए, कैसे फाइंड करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है हमारा, दैट इज एंगल कवर्ड बाय रेडियन अपॉन टाइम। ठीक है, और हम जानते हैं वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन एंगुलर की बात, एंगुलर आ गया मींस वो टर्न ले रहा है, तो वहां पर जितना टर्न ले रहा है तो उसे रेडियन अपॉन टाइम बोल रहे हैं। ठीक है, विच इज इक्वल टू, रेडियन हमारा 1, उससे कोई हमारा डायमेंशन नहीं है, और टाइम का क्या है, दैट इज टी, और इसे लिख सकते हैं हम t -1।
ठीक है, ऐसे नहीं लिखते, इसे ऐसे लिखते हैं टी माइनस। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन का डायमेंशन फाइंड कीजिए। कैसे फाइंड करेंगे? एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है, हाँ, वेलोसिटी पर सेकंड होता है हमारा एंगुलर। वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? इट इज इन टर्म्स एंगुलर वेलोसिटी को इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगल कवर बाय रेडियन अपॉन टाइम, और एक टाइम और होता है यहाँ पे ऑलरेडी। वेलोसिटी का ये लिखोगे और अपॉन एक टाइम और है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये समझने के लिए मैं आपको बताया था, ये रहने दो। रेडियन का 1 सेकंड टाइम है, मीन्स टाइम का स्क्वायर, और इसे लिखते हैं टी पावर -2, ये हमारा डायमेंशन हो गया। ठीक है, नाउ थर्ड, डिस्चार्ज। ऐसे मैं ये इसलिए आपको ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस करने से अगर आपको डायमेंशन नहीं याद है तो आप कैसे निकालेंगे डायमेंशन यूनिट के थ्रू, वो पता हो जाएगा। डिस्चार्ज क्यू इज से डोनेट करते हैं, और हम जानते हैं क्या होता है डिस्चार्ज फॉर्मूला, वेलोसिटी इंटू एरिया होता है डिस्चार्ज का फॉर्मूला। वेलोसिटी का हमने अभी निकाला, क्या होता है 1/t इंटू एरिया, क्या होता है मीटर स्क्वायर, मीन्स एल स्क्वायर। मीटर किसका है? लेंथ का ही है डायमेंशन, तो इसे हम लिख सकते हैं दैट इज एल स्क्वायर G1। बट यहाँ पे एक गलती है, क्या गलती है पकड़ो। 1/t किसका होता है? 1/t होता है एंगुलर वेलोसिटी का, बट डिस्चार्ज में क्या होता है? वेलोसिटी इंटू एरिया। तो वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, तो मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की, तो ये एल हो जाएगा। पर सेकेंड किसका है? डेट इज टाइम का। ठीक है, एरिया मीटर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? एल क्यूब टी पावर -1। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये लास्ट है, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। देखो, अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला हमने इसी में फ्लूइड मैकेनिक्स में फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ा था। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ओके, वेयर जो ये हमारा है विस्कोसिटी, जिसे म्यू क्या होता है विस्कोसिटी का फॉर्मूला? दैट इज स्ट्रेस इज इक्वल टू विस्कोसिटी अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। डी यू अपॉन डी वाई दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? विस्कोसिटी का हमारा क्या हो जाएगा? टाउ डी वाई अपॉन डी यू हो जाएगा नाउ। और इसे कैसे लिख सकते हैं? दैट इज टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? टाउ, दैट इज शियर स्ट्रेस। तो अब हम इसे म्यू की जगह पर ये लिख सकते हैं शियर स्ट्रेस अपॉन डी यू अपॉन डी वाई इंटू डेंसिटी, वेयर शियर स्ट्रेस अभी ऐसे ही रहने देते हैं, शियर स्ट्रेस अपॉन, अभी यू के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम सिर्फ u के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो u के लिए हम सिर्फ u के जो म्यू है उसके लिए फाइंड कर रहे हैं। तो ये डेंसिटी के लिए हम अलग फाइंड करेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, इसका आंसर से उसका आंसर को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाएगा। शियर स्ट्रेस अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। डी यू क्या है? वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मीटर किसका है? लेंथ का डायमेंशन, और मीटर पर सेकेंड, सेकेंड किसका? टाइम का। ठीक है, इनटू ये क्या है? वाई। वाई क्या है? डेट इज इन मीटर, हाइट होता है हमारा फ्लूइड का, तो ये मीटर में होता है। मीटर किसका है? लेंथ का। 1/लेंथ, तो क्या ऊपर इधर क्या हो जाएगा? 1/लेंथ। ठीक है, अब देखो शियर स्ट्रेस का हमें फॉर्मूला नहीं पता, चलो मान लो पता है तो ठीक है, नहीं पता तो नहीं। क्या होता है शियर स्ट्रेस? दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, लिख सकते हैं। अब देखो एल से एल कटा, ये हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया इंटू बचा क्या? 1/t। ठीक है, नाउ अब फोर्स का भी मान लो मुझे नहीं पता, फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग? मास इंटू एक्सीलरेशन अपॉन एरिया इंटू 1/t, ये जो t बचा हुआ है। अब देखो मास डायमेंशन हमारा m होता है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का क्या होता है हमारा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो मीटर इन लेंथ, और टाइम क्या है? टी स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन एरिया, मीटर स्क्वायर होता है यूनिट, मीटर स्क्वायर किसका है? लेंथ का है, तो एल स्क्वायर इंटू 1/t। ठीक है, और इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा m/l t। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं m
L-1 T-1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलो हमने विस्कोसिटी के लिए निकाल लिया। ठीक है, अब हम डेंसिटी के लिए निकालते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, होता है मास m, डायमेंशन वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब, ये ना होता है ना वॉल्यूम, मीटर किसका है लेंथ का डायमेंशन, तो लेंथ का क्यूब। ठीक है, हो गया। और इसे क्या लिख सकते हैं हम m L-3 लिख सकते हैं। अब हमारा वैल्यू एक ये है म्यू का और ये है डेंसिटी का, पुट कर दें तो हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो जाएगा इट इज m L-1 T-1 अपॉन m L-3। अब इसे सॉल्व, m से m कटा, ठीक है, एक एल से एक एल कटेगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा L2 T-1। ठीक है, आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट। डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या होता है, सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ डायमेंशनल होमोजेनिटी का मतलब क्या है। तो डायमेंशनल होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, डायमेंशनल होमोजेनिटी मीन्स द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन एन इक्वेशन ऑन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ एन इक्वेशन आर इक्वल। Thus, if the dimension of each term on both sides of an equation are the same, the equation is known as dimensionally homogeneous equation. Means आपको कोई भी इक्वेशन मिलता है तो कुछ वैल्यू लिखा होता है इक्वल टू कुछ वैल्यू लिखा होता है। ठीक है, तो उसका एक इक्वल टू के जो इधर तरफ होता है उसे हम राइट हैंड साइड बोलते हैं और उसका अपोजिट डेट इज लेफ्ट हैंड साइड। जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन दोनों का इक्वल होगा तब वो जो हमारा इक्वेशन होगा वो क्या है, होमोजेनस इक्वेशन, दैट इज डायमेंशनल होमोजेनिटी। ओके, फॉर एग्जांपल से समझते हैं। v इज द वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये अपने पास एक फॉर्मूला है 2gh। ठीक है, क्या ये डायमेंशनल होमोजेनिटी है, क्या ये होमोजेनस इक्वेशन है, आइए फाइंड करके देखते हैं। डायमेंशन ऑफ LHS लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है, दैट इज वेलोसिटी, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, नॉर्मल लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है वेलोसिटी, हमारा फॉर्मूला मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर का डायमेंशन क्या है, लेंथ, और टाइम सेकंड का डायमेंशन क्या है, टाइम, सेम। तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी एक्सीलरेशन था, ये हो गया वेलोसिटी का मास पर सेकेंड। ठीक है, which is equal to L T-1 लिख सकते हैं। नाउ डायमेंशन ऑफ RHS, राइट हैंड साइड के अब जो इक्वेशन का है उसका डायमेंशन देखते हैं क्या होगा, क्या है हमारा √2gh। और जब हम डायमेंशंस की बात करते हैं वहां पे जो अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू दिया हो तो उसको हम नहीं लेते हैं, उसको निगलेक्ट कर देते हैं, तो हमने 2 को निगलेक्ट कर दिया। रूट के अंदर क्या बचा हमारा g और h। g का डायमेंशन क्या होता है, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन क्या होता है, यूनिट क्या होता है, चलो ग्रेविटेशन का जानो। स्मॉल g का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर का यूनिट लेंथ पर सेकंड स्क्वायर मींस टाइम का स्क्वायर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ही फॉर्मूला होता है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर का डायमेंशन लेंथ, सेकंड का डायमेंशन टाइम, इनटू हाइट, h फॉर हाइट। हाइट का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ। हाइट जो होगा ये मीटर में होगा चाहे सेंटीमीटर में होगा, तो उसका डायमेंशन लेंथ, विच इज इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर, विच इज इक्वल टू L अपॉन T और L T-1। अब देखो आपका LHS देखो और अपना RHS देखो, तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर द इक्वेशन V is equal to √2gh is dimensionally. Now method of dimensional analysis, तो कौन कौन से मेथड होते हैं डायमेंशन को एनालाइज करने के लिए, उसके बारे में रिसर्च करने के लिए, सर्च करने के लिए। तो अपने पास नंबर ऑफ वेरिएबल है, बहुत सारे वेरिएबल्स है अपने पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, फंडामेंटल वेरिएबल है, इतने सारे वेरिएबल हैं। तो उन सबको एनालाइज करने के लिए
दो टाइप का डायमेंशन एनालाइज फॉर्मूला बनता है। पहला जो है हमारा है, इट इज रेलाई मेथड, रेलाइज मेथड, ये पहला मेथड है जिसे हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। और जो दूसरा मेथड है हमारा वो है बकिंघम पाई थ्योरम। ठीक है, ये दो हमारे पास मेथड है जिससे हम डायमेंशन को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहला इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पेशली रियलाइज मेथड। जो हमारा रियलाइज मेथड है, इस लेक्चर में हम सिर्फ इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ रियलाई मेथड कहता है हमारा, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सप्रेशन फॉर अ वेरिएबल विच डिपेंड्स अपॉन मैक्सिमम 3 और 4 पावर। को जो एक्सप्रेशन दिया है उसका मैक्सिमम पावर 3 हो चाहे 4 हो, अगर उससे ज्यादा होगा पावर उस एक्सप्रेशन का, तो बहुत डिफिकल्ट होता है रियलाई मेथड से सॉल्व करना उसको। उसके लिए हम बकिंघम पाई थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, क्यों डिफिकल्ट होता है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इस टॉपिक का तब हमें वहां समझ में आएगा। ठीक है, नाउ इफ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिकम मोर देन 4 देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए अब हम रियलाई मेथड का डेरिवेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो लेट x1 इज द वेरिएबल, और आप मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं लेट x इज अ वेरिएबल, x is a variable which depends on the x1, x2, x3 variables। ठीक है, x क्या है, हमारा एक वेरिएबल है जो कि डिपेंड है अपने x1, x2 और x3 वेरिएबल पे। तो अकॉर्डिंग टू रियलाइज मेथड, x is the function of x1, x2, x3, तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, x is the function of x1, x2 and x3। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, this can also be written as x is equal to k, ये हमारा रिलाई कांस्टेंट, वेयर x1 का पावर a, x2 का पावर b और x3 का पावर c। ठीक है, अब ये a b c हमारा हो गया, ये 3 तक है तो बहुत अच्छा है। अगर ये a b c d भी हो गया तो भी थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ठीक है। 4 से ज्यादा अगर हमारा टर्म्स आए एक्सप्रेशन में, पावर ज्यादा आए, तो क्या हमें प्रॉब्लम होने लगेगी, डिफिकल्ट होगा रियलाई मेथड से कैलकुलेट करना। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा, वैसे तो मैं बताऊं तो 3 ही, a b c, इससे ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो a b और c 3 एक्सप्रेशन के लिए रियलाई मेथड सबसे बेस्ट है डिटरमाइन करने के लिए, हमें डायमेंशन एनालाइज करने के लिए। ठीक है, वेयर k is constant और a b और c is a arbitrary power, assume power, आप assume कर लो उसको, कोई भी पावर, that is arbitrary power। ठीक है, तो जो वैल्यू ऑफ a b c, a का पावर, b का पावर और a b और c जो है हमारा, x1 का पावर, x2 का पावर, x3 का पावर, ये पावर, इस वैल्यू, इसका a b c का वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, किस पे डिपेंड करेगा a और b और c, इसका वैल्यू ये डिपेंड करता है हमारा फंडामेंटल डायमेंशन। और डायमेंशन होमोजेनिटी से हम क्या देखते थे, एलएचएस और आरएचएस इक्वल होना चाहिए। तो हमारा जो एलएचएस में जो डायमेंशन दिया होगा, वो डायमेंशन को हम a और b और c के इक्वल कर देंगे, तो वही हमारा a b और c का वैल्यू हो जाएगा। अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं। ठीक है, पहले मैं यहां लिख देता हूं, वेयर a द वैल्यू ऑफ a b और c, द वैल्यू ऑफ a b c। ठीक है, द वैल्यू ऑफ a b c obtained by comparing the power of the fundamental dimension on both side। ओके, तो अपने पास ये क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड t of a pendulum depends upon the length l of the pendulum and acceleration due to gravity g। derive an expression for the time period। the time period t जो है पेंडुलम का डिपेंड अपॉन द लेंथ
एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड के लिए आपको इक्वेशन बनाना है कि आपके जो पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा। देखो कैसे बनेगा, थ्रू डायमेंशन एनालिसिस कैसे बनता है। टाइम पीरियड t is a function of length of pendulum and the acceleration due to gravity। जब टी पेंडुलम डिपेंड कर रहा है इस पे तो हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड टी जो है हमारा इज अ फंक्शन ऑफ एल एंड जी, देयरफॉर टाइम पीरियड इज अ फंक्शन ऑफ एल और जी। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रेल आई के एल का पावर ए और जी का पावर बी। अकॉर्डिंग टू रेल आई मेथड हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ इक्वेटिंग द पावर ऑफ बोथ साइड, LHS और RHS के पावर को इक्वेट कर दें तो हमारा वैल्यू A और B का वैल्यू आ जाएगा और हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा T का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो कैसे ऑब्टेन करें इसके लिए, तो टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन दैट इज T विच इज इक्वल टू K का K लिखा मैं, L का हमारा A है पावर और G का पावर हमारा क्या है B है, ठीक है। टाइम T K कांस्टेंट हमें नहीं पता क्या होता है, L लेंथ है, ठीक है। सॉरी यहाँ कॉमन है, ये ऐसा है ना, अकॉर्डिंग टू रेला यहाँ पे इनटू आ जाता है, ठीक है। इनटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन क्या होता है, इट इज L T माइनस 2 का B, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो हम मीटर लेंथ और टाइम स्क्वायर विच इज इक्वल टू एल टी माइनस 2 लिख सकते हैं। तो जी को हमने एल टी माइनस 2 लिख दिया और पावर भी है, और इधर टी का पावर कितना है माइनस 2B, बी से इंटू होगा तो माइनस 2B। तो LHS में हमारा 1 है टी का पावर और RHS में टी का पावर कितना है, दैट इज माइनस 2B, देयरफॉर B आ जाएगा माइनस 1/2। ओके नाउ अब देखते हैं L के लिए, T के लिए तो निकाल लिया, इधर भी T था इधर भी T था, अब इधर L नहीं है और इधर L है और L का पावर A है, तो क्या करें, और L का पावर यहाँ B भी है, तो इधर L तो है नहीं इसलिए हम 0। RHS में L का पावर क्या है A और क्या है हमारे साथ में इंटू में होना है, तो पावर इंटू में क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस और L का पावर यहाँ क्या है B हुआ, ठीक है। और अब B का वैल्यू हमने निकाला माइनस 1/2, तो यहाँ जब आप माइनस 1/2 रखोगे तो अपना A का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज प्लस 1/2 आ जाएगा। देयरफॉर T इज इक्वल टू K L का पावर A, तो A कितना आया अपना 1/2 इंटू G का पावर B, G का पावर B का कितना है माइनस 1/2, ठीक। अब इससे हटाते हैं, अब क्या लिख सकते हैं इसको हम, देयरफॉर टाइम पीरियड T इज इक्वल टू K रूट अपॉन L अपॉन G लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। नाउ इन द फॉर्म ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम में हम जानते हैं क्या होता है, P इज इक्वल टू 2 रूट L अपॉन G होता है। तो यहाँ पे जो K है ना वो कांस्टेंट आपका एक क्वेश्चन में से मिल सकता है, K इज द कांस्टेंट, उसका वैल्यू है 2 तो जाके आपका जो फॉर्मूला का आएगा दैट इज T इज इक्वल टू 2 L अपॉन G, ये आपका फाइनल फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके तो बकिंघम पाई थ्योरम ये डायमेंशनल एक्सप्रेशन बनाने के लिए दूसरा मेथड है। इससे पहले मेथड जो हमने बताया था आपको लेक्चर में बता दिया रेलाई मेथड से। तो रेलाई मेथड के बाद बकिंघम पाई थ्योरम इसलिए बना क्योंकि रेलाई मेथड में हम ज्यादा से ज्यादा मतलब 3 या 4 वेरिएबल तक का एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं। अगर हमारा वेरिएबल 3 दिया है तब तो बहुत सही है, 3 अगर दिया है तो आप जरूर से जरूर रेलाई मेथड यूज करके एक्सप्रेशन बनाना और बन ही जाएगा इजीली। बस जैसे 4 जाता है तो कभी कभी होता है रेलाई मेथड से 4 वेरिएबल्स हैं तो उसके पावर A B C D निकल आता है, बट जैसे आप वेरिएबल 4 से ज्यादा जाओगे तो आप यूज करोगे बकिंघम पाई थ्योरम। ओके नाउ लेट अस इफ x1 is a function of or x1 is depends on x2 x3 x4 x5 and x6 in any questions। जैसे फॉर एग्जांपल दिया है क्वेश्चन में आपको कि पावर या फिर ऐसे बोला जाए जैसे ये क्वेश्चन था, हाँ जैसे एक से पहले क्वेश्चन कराया था कि ड्रैग फोर्स डिपेंड्स ऑन डायमीटर वेलोसिटी डेंसिटी एंड विस्कोसिटी। सेम वैसे ही है कि x1 डिपेंड्स ऑन x2 x3 x4 x5 x6, देन वी कैन राइट इन फंक्शनल वे x1 इज अ फंक्शन ऑफ x2 x3 x4 x5 in x6 and if fundamental dimension are 3 then repeating variables will be 3 in number m is equal to 3। अब आपने ये लिख लिया
क्वेश्चंस मैं भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ये थ्योरी पार्ट है, कभी कभी पूछ देता है तो ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे। तो ये फंक्शन लिख दिया। अब अगला टर्म है हमारा रिपीटिंग वेरिएबल कितनी लिखोगे। तो रिपीटिंग वेरिएबल m इज इक्वल टू 3, रिपीटिंग वेरिएबल को हम m में लिखते हैं विच इज इक्वल टू 3। मैंने 3 इसलिए लिया कि मैंने देखा कि हम x की डायमेंशनल डाला फॉर्मूला, x2 x3 x4 x5 x सब की डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, और उसमें हमने देखा कि सब में किसी में ml है, किसी में mlt में है, किसी में बस l है, किसी में बस t है, किसी में mlt तीनों है। तो पूरे को देखा तो उसमें से हमारा कॉमन mlt निकला, सिर्फ mlt। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने निकले, मींस रिपीटिंग वेरिएबल कितने निकले, mlt फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्योंकि पूरे में सिर्फ ml और t था। ठीक है, अगर थीटा भी होता तो mlt थीटा कॉमन निकलता उसमें से और रिपीटिंग वेरिएबल हमारा 4 हो जाता। बट यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अगर हमारा 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये पूरे में से कॉमन लेके, तो देन द रिपीटिंग वेरिएबल m इज इक्वल टू 3। देयरफॉर फंक्शन ऑफ दिस x1 को भी इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, x2 x3 x4 x5 x6 इज इक्वल टू 0। ये अगला स्टेप। नाउ हियर नंबर ऑफ पाई टर्म, अब हम पाई टर्म निकालेंगे। तो पाई टर्म निकालने के लिए सबसे पहले नंबर्स ऑफ वेरिएबल कितने हैं वो पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ वेरिएबल x1 x2 x3 x4 x5 x6, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल 6, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल इज 6। ओके, तो n की जगह पे हमने 6 लिख दिया। रिपीटिंग वेरिएबल आपको पता है 3, देयरफॉर नंबर ऑफ पाई टर्म्स आपके क्वेश्चंस क्या निकल जाएगा 3। आपने नंबर ऑफ आइटम निकाल लिया। नाउ नंबर ऑफ आइटम निकाल लिया मींस पाई 1 पाई 2 और पाई 3 तक ही जाओगे। अगर नंबर ऑफ आइटम 4 आया तो पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 ऐसे जाओगे। Now, according to guideline, if we select repeating variable, now a guideline है अभी जस्ट हम डिस्कस करेंगे। तो पाई 1 जो है हमारा, ये टर्म आपने लिखा, ठीक है। तो अब इसमें आपका जो जो बोला था क्वेश्चन में कि पावर ड्रैग फोर्स डिपेंड ऑन वेलोसिटी, ये वो ऐसा वैसा, तो जो डिपेंड है उसको हम लास्ट में स्टार्टिंग पाई 1 के लास्ट में लिखेंगे। मींस हम x2 x3 x4 लिखे फिर लास्ट में x1 लिख दिए, ठीक है। तो x2 का पावर a1, x3 का पावर, क्योंकि पाई 1 निकाल रहे हैं b1 c1 और x1। नाउ पाई 2 के लिए सेम x2 x3 x4 तो सेम रहेगा, बस इस पाई 1 x1 और इसके अलावा जो बचा है फिफ्थ टर्म वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका पावर a2 b2 c2। ओके, नाउ पाई 3 के लिए x2 x3 x4 तो सेम होगा, पावर a3 b3 c3 हो जाएगा और x1 शुरू में रहेगा, उसके बाद x5, उसके बाद बचा क्या रहेगा इनके अलावा x6। तो x6 हमने नोट कर लिया। हमने जो पाई टर्म्स है उसका डायमेंशन क्वांटिटी m0 l0 t0 थीटा 0 होता है, ठीक है। जो पाई टर्म्स हैं उसके जो डायमेंशंस है वो हमेशा m0 l0 मींस 0 टर्म में रहते हैं। नाउ हियर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 and c3 these variables are constant, a1 this all are constant which will be determined by dimensional homogeneity principle। इसको कैसे डिटरमाइन करोगे आप, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी प्रिंसिपल, मींस आप दोनों तरफ के पावर को कंपेयर करके करोगे, ठीक है। तो ये था हमारा बकिंघम पाई थ्योरम का मेन टॉपिक्स। अब आपका गाइडलाइन क्या है, प्रोसीजर क्या है, या फिर रिपीटिंग वेरिएबल को कैसे सेलेक्ट करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। नाउ m इज द रिपीटिंग वेरिएबल मस्ट कंटेन जॉइंटली ऑल द फंडामेंटल डायमेंशन इन्वॉल्वड इन द फिनोमेना। किसी क्वेश्चन में जितने फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं पूरे को ज्वाइन करके जो कॉमन निकलेगा, जैसे प्रोबेबिलिटी में करते थे पूरे ज्वाइन करके कॉमन टर्म्स निकालते थे, वैसे ही क्वेश्चन में सबका डायमेंशन फॉर्मूला लिखा, उसमें से मेन जो सब में कॉमन है या फिर कॉमन जो है उनको एक तरफ लिख लो, वो आपका रिपीटिंग वेरिएबल होगा। जैसे क्वेश्चन में भी हमने दिखाया कि mlt था तो हमने रिपीटिंग वेरिएबल 3 ले लिया। अगर पूरे फंडामेंटल वेरिएबल्स में अगर थीटा भी आता तो हम 4 लेते हैं, ठीक है। अभी जस्ट न्यूमेरिकल करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। Now, the repeating variable must not form the non-dimensional parameter among themselves। अब उसके बाद एक repeating variable आपको चूज करना पड़ेगा। आपने repeating variable नंबर लिख दिया कि 3 हैं 4 हैं, बट कौन कौन सा है, जब वो चूज करोगे तो उसमें जो repeating variable must not form a non-dimensional, उसमें से ऐसा एक भी आपको नहीं चूज करना है। जैसे आपने m is equal to 3 लिया, अब 3 में क्या लोगे, वेलोसिटी लोगे, विस्कोसिटी लोगे, डायमीटर लोगे, लेंथ लोगे, या आपको चूज करना है। इसका एक प्रोसीजर है चूज करने का। सबसे पहला प्रोसीजर है कि वो कोई भी ऐसा रिपीटिंग वेरिएबल आप चूज नहीं करोगे जिसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है एज फार एज पॉसिबल द डिपेंडेंट वेरिएबल शुड नॉट बी सेलेक्टेड एज रिपीटिंग वेरिएबल। जो आप डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि आपका जो डिपेंड कर रहा है, मींस जैसे ड्रैग फोर्स डिपेंड ऑन वेलोसिटी दिस, तो आप ड्रैग फोर्स का आप नहीं चूज करोगे इन रिपीटिंग वेरिएबल में। जैसे हमारा ड्रैग फोर्स, ठीक है, ड्रैग फोर्स डिपेंड्स ऑन फंक्शन ऑफ डायमीटर, वेलोसिटी, म्यू, डेंसिटी। तो आप रिपीटिंग वेरिएबल में ये चारों में से कोई आप चूज कर सकते हो, बट ये नहीं चूज सकते हो मेन वाला, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल को चूज नहीं कर सकते हो, ओके। नाउ नो टू रिपीटिंग वेरिएबल हैव सेम डायमेंशन। जैसे आपने रिपीटिंग वेरिएबल के लिए एक डी चूज कर लिया, को 3 ही चूज करना है, एक वेलोसिटी चूज कर लिया, एक डेंसिटी चूज कर लिया, तो आप देखोगे तीनों में क्या होना चाहिए, तीनों का डायमेंशन में से किसी का भी डायमेंशन सेम नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से मैच नहीं होना चाहिए। द रिपीटिंग वेरिएबल शुड बी चूजन इन सच अ वे दैट द वेरिएबल कंटेन्स ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी। मींस अब देखो, अब रिपीटिंग वेरिएबल जो आप चूज करोगे तो एक आपका ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज होना चाहिए, ठीक है, एक आपका फ्लो प्रॉपर्टी होना चाहिए, एक फ्लूइड प्रॉपर्टी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो मन है वो चूज कर ले। जैसे आपका रिपीटिंग वेरिएबल जो आप चूज करोगे उसमें से एक होना चाहिए ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी का, मींस उसमें एक लेंथ, डायमीटर, हाइट जो भी होगा उसमें से आप एक चूज कर लोगे,
ठीक है। अदर वेरिएबल्स कंटेन्स फ्लो प्रॉपर्टी, अदर वेरिएबल जो आप चूज करोगे वो एक फ्लो प्रॉपर्टी होना चाहिए, मींस वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो हो उसमें से आप एक चूज करोगे। उस द थर्ड वेरिएबल कंटेन्स फ्लूइड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मींस मास, डेंसिटी, वेट डेंसिटी, ये सब में से कोई एक आप चूज करोगे। कैसे वो हम दिखा देंगे। बट जो क्वेश्चंस बनते हैं ज्यादातर द चॉइस ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल इन मोस्ट ऑफ द फ्लूइड मैकेनिज्म प्रॉब्लम, फ्लूइड मैकेनिज्म का कोई भी क्वेश्चन मिला तो ज्यादातर जो हम लोग रिपीटिंग वेरिएबल चूज करते हैं वो हम करते हैं एल। एल आ गया हमारा जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी में, वेलोसिटी आ गया हमारा फ्लो प्रॉपर्टी में, डेंसिटी आ गया हमारा इसमें थर्ड प्रॉपर्टी फ्लूइड प्रॉपर्टी में, एल वी रो या फिर एल वी म्यू। तो एल हमारा ज्योमेट्रिक, वी हमारा फ्लो, म्यू इज इक्वल टू किसमें आ गया हमारा फ्लूइड में। या फिर डायमीटर, वेलोसिटी, रो डायमीटर किसमें आ गया आपका, डायमीटर आ गया ज्योमेट्रिक में, वेलोसिटी आ गया फ्लो में, और डेंसिटी आ गया आपका किसमें, फ्लूइड में। या फिर डी वी म्यू, ज्यादातर हम यही चूज करते हैं रिपीटिंग वेरिएबल। ओके, तो एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं जिससे आपका बकिंघम पाई थ्योरम पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये देखिए क्वेश्चन है, काफी ज्यादा नहीं, 2-3 पेज का है ये, पर बहुत इजी है। ठीक है, 12-13 नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत इजी है। मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, सेम स्टेप आप बाकी क्वेश्चंस को करना, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रेजिस्टेंस आर एक्सपीरियंस्ड बाय अ partially submerged body depends upon velocity. Resistance depends on velocity v, length of a body length L, dynamic viscosity mu, density of fluid rho, and the acceleration g. Obtain a dimensional expression for using Buckingham pi theorem. Buckingham pi theorem से. Therefore, resistance depends on this all values. Therefore, resistance is a function of velocity v, length L, viscosity mu, density rho, and acceleration due to gravity g. Therefore, mathematically we can write, अगला स्टेप होगा जो हमारा f dash फंक्शन ऑफ f dash फंक्शन इज इक्वल टू, सबको अंदर कर लेंगे वेरिएबल्स को, r v l mu rho g which is equal to 0. Here total number of variables, कितने हैं वेरिएबल्स टोटल नंबर, 1 2 3 4 5 6, तो n is equal to 6. एंड अगला नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल कितना है इसमें, 3. क्यों 3? देखो r का डायमेंशन फॉर्मूला हमने, अब सबसे पहले आप करोगे डायमेंशन फॉर्मूला सबका लिखोगे, r का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा, v का लिखा, म्यू का लिखा, रो का लिखा, g का लिखा, l का लिखा। अब सब में देखो इसमें mlt है, इसमें lt है, इसमें मतलब ये पूरा किससे मिलके बना है, सिर्फ m l और t से मिलके ये पूरा हमारा बना हुआ। तो देयरफॉर रिपीटिंग वेरिएबल कितना हो गया, 1 2 3, तो 3 हमने ले लिया। ओके, नंबर ऑफ आइटम कितने हो जाएंगे, n minus m, तो 6 minus 3 is equal to 3, means number of pi term 3, means आप pi 1 pi 2 pi 3 तक ही जाओगे। therefore the equation is given by pi term के लिए इक्वेशन जो बनेगा क्या बनेगा, the function of pi 1 pi 2 pi 3 which is equal to 0। ये इतना स्टेप, सबसे पहला स्टेप हम इस तरह लिखेंगे और उससे हम वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल कितना वो निकालेंगे, रिपीटिंग वेरिएबल वो निकालेंगे, और पाई टर्म निकालेंगे और एक फंक्शन पाई टर्म का इक्वेशन लिखेंगे। ये हो गया। नाउ अब आपको रिपीटिंग टर्म अपने 3 आपका आया है, तो आपको सिलेक्ट 3 सेलेक्ट तो करना पड़ेगा। इसमें से कौन से आप 3 रिपीटिंग टर्म सेलेक्ट करोगे, ऐसे कैसे आप किसी को भी उठा के नहीं ले सकते हो। कंडीशन मैंने बताया था, एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी होना चाहिए, एक फ्लो प्रॉपर्टी होना चाहिए, एक फ्लूइड प्रॉपर्टी का होना चाहिए। ठीक है, selection of repeating variable out of 6 variable we have to select 3 variable, क्योंकि m is equal to 3 आया हमारा। r कैन नॉट बी सेलेक्टेड एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, r को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, r डिपेंड्स ऑन वी एल म्यू रो जी पे, तो r को हम रिपीटिंग वेरिएबल में नहीं ले सकते, तो हमने नहीं लिया। कौन से प्रॉपर्टी, एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी होना चाहिए, सेकंड जो आप चूज करोगे वो फ्लो प्रॉपर्टी होना चाहिए, थर्ड जो चूज करोगे आप फ्लूइड प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्लियर? नाउ लेट अस टेक एल वी रो हैज अ रिपीटिंग वेरिएबल। हमने क्या किया, इसमें से हमने एल वेलोसिटी और ये हमारा रो को हमने 3 वेरिएबल चूज के लिए, एल हमारा ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी, वेलोसिटी हमारा फ्लो प्रॉपर्टी, और डेंसिटी रो इज फ्लूइड, डेंसिटी इज इन फ्लूइड प्रॉपर्टी। 3 हमने वेरिएबल चूज कर लिया। नाउ अब हम चेक करेंगे, एज वी नो दैट रिपीटिंग वेरिएबल मस्ट कंटेन जॉइंटली ऑल द फंडामेंटल डायमेंशन। अब रिपीटिंग वेरिएबल आपने जो चूज किया है वो जॉइंटली और फंडामेंटल क्वांटिटीज कंप्लीट होना चाहिए, मींस एमएलटी इसके अंदर होना चाहिए, एल वी और जो रो जो आप लियो उसके अंदर आपका एम एल और टी होना चाहिए। ठीक है, अगर एक भी नहीं हुआ इसमें से कंबाइन, जैसे इस पूरे कंबाइन किससे बना, एमएलटी से बना, वैसे ही रिपीटिंग वेरिएबल जो आप चूज किए हो वो कंबाइन एमएलटी का होना चाहिए। ठीक है, नाउ चेक करते हैं। अब देखिए एल का डायमेंशन फॉर्मूला, एल वी का एल टी माइनस 1 और रो का हमारा एम एल माइनस 2, तो ये पूरा ये तीनों किससे मिलकर बना है, ये तीनों एम एल टी से बना है। तो चेक किए, मीन चेक ओके मीन्स इस जो हमने चूज किया है रिपीटिंग वेरिएबल उसमें हमारा एम एल टी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है, क्लियर? नाउ अगर यहाँ पे अगर थीटा आया था तब आपका फंडामेंटल क्वांटिटी एम एल टी थीटा हो जाता, बट आपका रिपीटिंग वेरिएबल वहाँ 3 है और यहाँ 4 है, ये चूज नहीं होगा। तो वहाँ रिपीटिंग वेरिएबल अगर आपका 4 आ रहा है मींस एम एल टी के अलावा क्या होगा, अगला टर्म थीटा होगा। तो रिपीटिंग वेरिएबल आप जो भी चूज करोगे उसमें वो किससे मिलकर बना होगा, एम एल टी थीटा से। ठीक है, बट यहाँ पे किससे बना है, एम एल टी से बना है। चेक ओके। ऑल्सो वी चेक हैव टू चेक नो डायमेंशनल ग्रुप विल बी फॉर्म बाय देम।
किसी का भी डायमेंशन सेम नहीं होना चाहिए, या फिर डायमेंशन जब करें तो खत्म, उसका डायमेंशन लेस नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया हमने, एल को वी से डिवाइड कर दिया, वी को रो से डिवाइड कर दिया, रो को एल से डिवाइड कर दिया। तो एल को वी से डिवाइड करो तो एल एल कटा टी माइनस वन, यहाँ एक डायमेंशन बचा रह गया। इसको इससे डिवाइड करो, एक डायमेंशन बचा रह गया, ये डायमेंशन बचा रह गया। इसको इससे डिवाइड करो, ये डायमेंशन बचा रह गया। डायमेंशन लेस नहीं है, ये भी चेक कर लिया हमने, चेक, ओके ओके। जो कंडीशन था हमने चेक कर लिया, हमारा रिपीटिंग वेरिएबल के लिए सही है, हमारा एल वी और रो सही है ना। पाई टर्म्स हमारे आए थे, तीन पाई टर्म्स आए थे, जिस पाई 1 पाई 2 और पाई 3 हम लेंगे ना। पाई 1 एल वी रिपीटिंग वेरिएबल जो है, एल वी रो को हमने पहले लिखा, एल वी रो को पहले लिखा, एल वी रो को पहले लिखा। और पाई 1 था तो पावर L1 B1 C1 A2 सॉरी A2 V2 C2 A3 B3 C3 कर लिया तीनों के लिए। अब सबसे पाई 1 के लिए जो लास्ट टर्म जो लिखता है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ क्या है, आर है, तो आर लिख लिया ना। आर आपने नोट कर लिया, अब आर आपने नोट कर लिया, ठीक है। अब बचा क्या, म्यू और जी। तो पाई 2 किसको लोगे, म्यू के लिए। पाई 2 में आप म्यू जो एक्स्ट्रा टर्म इनके अलावा आर, ये पूरे के अलावा क्या बचा, म्यू बचा, म्यू ले लिए। पाई 3 में ये पूरे के अलावा क्या बचा, जी बचा, जी ले लिए। ये हमारे पाई टर्म सिलेक्ट हो गए, ठीक है। नाउ ईच पाई टर्म इज सॉल्व्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। अब जो पाई टर्म्स हैं उसको सॉल्व कर, ए बी और सी की वैल्यू एक्चुअली आपको कैलकुलेट करना है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको डायमेंशनल होमोजेनिटी आना चाहिए। क्या होता है डायमेंशनल होमोजेनिटी, पावर को हम दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कंपेयर करके ए बी और सी निकालते हैं। देयरफॉर ईच पाई टर्म सॉल्व बाय द प्रिंसिपल, देयरफॉर पाई 1 जहाँ, और हम जानते हैं पाई टर्म्स है उसका डायमेंशन क्या होता है, m0 l0 t0 थीटा 0, ये होता है पाई टर्म्स के डायमेंशन फॉर्मूला। देयरफॉर पाई 1 के लिए हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, फर्स्ट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं पाई 1 के लिए। पाई 1 इज इक्वल टू क्या है हमारा, l पावर a1 v पावर v1 रो पावर c1 एंड r। पाई 1 क्या हो जाएगा, पाई टर्म्स क्या है मैंने ये बताया, तो m0 l0 t0, क्योंकि थीटा तो यहाँ चल नहीं रहा है, 3 ही चल रहा है, तो m0 l0 t0 पाई 1 का डायमेंशन हो गया। l का एल होता है A1, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड मींस LT माइनस 1 का V1, डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला ML माइनस 3 का C1 और रेजिस्टेंस का MLT माइनस 2 हो गया। अब पावर कंपेयर करो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का। तो फॉर M के लिए M कितना है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में 0 और राइट हैंड साइड में M कितना है, C1 है और प्लस इतना प्लस 1, C1 प्लस 1 एक हो गया ना। L के लिए देखिए, L के लिए कितना है, इधर 0 है और इधर कितना L A1 है, L यहाँ पे B1 है, L यहाँ पे माइनस 3 C1 है, L हमारा 1 है, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन। नाउ टी के लिए लेफ्ट हैंड साइड में टी 0 है, राइट हैंड साइड में टी कितना है, टी माइनस बी1 है और टी माइनस 2 है। ये 3 इक्वेशन आ गया। अब 3 इक्वेशन को सॉल्व, ये तो C1 ये था, तो इसे C1 निकाल लोगे, C1 इज इक्वल टू माइनस 1 निकल गया। अब C1 इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया, C1 और ये देखो ये वाले लास्ट वाले से B1 निकल जाएगा, B1 इज इक्वल टू माइनस 2 निकल गया। C1 और B1 का वैल्यू इसमें पुट कर दो तो आपका A1 निकल जाएगा, दैट इज माइनस 2। तो A1 B1 और C1 निकल गया। अब A1 B1 C1 की जगह पे वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो हमने देयरफॉर पाई 1 इज इक्वल टू एल वी रो, A1 था माइनस 2, B1 था माइनस 2, C1 था माइनस 1 और R। तो ये क्वेश्चन कैसे बदल जाएगा, देयरफॉर पाई 1 इज इक्वल टू, ये R ऐसे ही रहेगा, माइनस वाले टर्म्स नीचे आ जाएंगे, L स्क्वायर B स्क्वायर रो स्क्वायर। दिस आर माय फर्स्ट इक्वेशन। पाई 1 टर्म हमारा कैलकुलेट हो गया। सिमिलरली पाई 2 क्या था हमारा, जस्ट आप देखो पाई 2 हमारा क्या था, ये था, हमने ये लिखा पाई 2 लिखा, पाई 2 डायमेंशन m0 l0 t0, L का सेम डायमेंशन हमने जैसे था वैसे लिखा और पावर को कंपेयर किया। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे म्यू आ गया, तो उसके लिए ये अब हम पावर को कंपेयर करेंगे। तो इधर क्या पावर लेफ्ट हैंड साइड में 0 फॉर m के लिए 0 और इधर तरफ m के लिए कितना है, m के लिए C2 है बस, C2 और यहाँ एक m है तो एक m। ऐसे ही L के लिए ऐसे ही T के लिए फॉर्मूला बनाओ। और देखो इससे C2 निकल जाएगा, इस इक्वेशन से B2 निकल जाएगा, C2 और B2 का इसमें पुट करो तो आपका A2 निकल जाएगा। देयरफॉर पाई 2 क्या हो जाएगा, L पावर माइनस A1 कितना था माइनस 1, B1 माइनस 1, C1 माइनस 1 U। देयरफॉर पाई 2 इज इक्वल टू म्यू वैसे ही रहेगा, माइनस वाले टर्म नीचे जाएंगे, L V। क्लियर, सेम टू सेम पाई 3 कैसे ही कैलकुलेट करोगे, पाई 3 का दिस डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, पावर को कंपेयर करो, तो C3 0, B3 2 आएगा और A3 आपका 1 आएगा। तो फॉर्म A1 A3 B3 C3 वैल्यू पुट करो तो आपका पाई 3 आ जाएगा। G रो तो खत्म ही हो गया, बचा क्या GL, तो GL अपॉन B का स्क्वायर, ये पाई 3 टर्म हो गया। नाउ वी नो दैट फंक्शन ऑफ पाई 1 पाई 2 पाई 3 इज इक्वल टू 0, पता है ना ये। देयरफॉर पाई 1 की वैल्यू पुट करो, पाई 2 की वैल्यू पुट करो, पाई 3 की वैल्यू पुट करो इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब क्या करना है, ये फंक्शन देयरफॉर ये हमारा ये डिपेंडेंट फंक्शन है, R था इसमें, R वाले को एक तरफ करो ये वाला टर्म को और बाकी इन दोनों को फंक्शन के अंदर रखो, ठीक है, अंदर रखा। देयरफॉर फाई इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ठीक है, ओके इसको थोड़ा मॉडिफाई किया, ये टर्म्स को मॉडिफाई करके उल्टा कर दिए, तो एल वी रो अपॉन दिस और वी स्क्वायर अपॉन इसको थोड़ा मॉडिफाई किए, ठीक है। मॉडिफाई करने के बाद ये देयरफॉर आर इज इक्वल टू, ये वाले टर्म को इधर भेज दो, एल स्क्वायर वी स्क्वायर रो फाई ये है, ठीक है। अब देखो वेयर रो वी एल अपॉन म्यू इज इक्वल टू रेनॉल्ड नंबर एंड वी अपॉन रूट एल जी इज द फ्रॉड्स नंबर। ऐसे आपको बोल देगा डायमेंशन फॉर्मूला निकालो, एक्सप्रेशन आपने निकाल दिया, फिर पूछेगा एक्सप्रेशन को रिलेट करो ये नंबर्स। तो डिजाइन डाटा बुक में आपको ये मिल जाएगा, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ।
मेरे पास जो डिजाइन डाटा बुक है वो एस सुब्रमण्यम है, ये वाली डिजाइन बुक है। इसके इंडेक्स खोलो। इंडेक्स में आप कौन चैप्टर कन्वेक्शन पढ़ रहे थे ना, कन्वेक्शन, ये लास्ट है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में जाइए 113 पेज नंबर, 113 पेज नंबर पे जाइए। ओके 113 पेज नंबर पे आप जाओगे तो ऐसे आपको दिखेगा फ्लो कंडीशंस का इक्वेशन दिखेगा। अब आप उसमें ये देखो, ये देखो डायमेंशनल ग्रुप्स, ये सब है बायोट नंबर, यूलर्स नंबर, फोरियर नंबर, फ्रॉड नंबर, गार्टेज नंबर, ग्रेसॉफ नंबर्स, कुंडनसन नंबर, लिविस नंबर, नुस्लेट नंबर, पेजलेट नंबर, सारा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपका फॉर्मूला देखो, रो वी एल अपॉन म्यू, कहीं मैच कर रहा है ये फॉर्मूला उसका, रो वी एल अपॉन म्यू। ये देखो रो वी एल यहाँ पे डायमीटर के टर्म में है, वी यहाँ म्यू के टर्म में है, अलग अलग डिजाइन डेटा बुक में अपॉन दिस डेंसिटी रो। अलग अलग बुक में आपको सैम्बल अलग मिल सकता है, बट मतलब वही है। यहाँ पे डायमीटर लेंथ को डी में लिखा है, वेलोसिटी को यू में लिखा है, रो को रो वैसे लिखा है, डेंसिटी को रो वैसे लिखा है। तो ये हमारा क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर है। तो आर ई, ये जो इक्वेशन है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू एल स्क्वायर वी स्क्वायर रो फाई ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर आर ई इनटू फ्रॉड नंबर वी अपॉन रूट एल जी, फ्रॉड नंबर का है। ठीक है, आप फ्रॉड नंबर इसे ढूंढो, ये देखो यू स्क्वायर अपॉन जी एल, ठीक है, नॉट जी एल है ना, हाँ यहाँ पे इसको मॉडिफाई करोगे तो ये कहाँ से आ जाएगा भाई, ये थोड़ी ना आएगा, ये नहीं होगा। मॉडिफाई करोगे, उल्टा कर रहे हो तो वी स्क्वायर अपॉन एल जी, वी स्क्वायर अपॉन एल जी, वी स्क्वायर है ना, ये मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। वी स्क्वायर अपॉन एल जी क्या है, फ्रॉड नंबर, तो वी स्क्वायर अपॉन एल जी, देखो वी स्क्वायर अपॉन एल जी, ये आपका फ्रॉड नंबर है, तो ये एफ आर। फाइनल जो आपका एक्सप्रेशन बनेगा ये बनेगा कुछ, ठीक है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और भी न्यूमेरिकल्स बुक से देखना, इसके और भी बहुत न्यूमेरिकल्स हैं करने को। अगर आप क्लास में देखे होगे तो टीचर लोग काफ़ी कुछ यूनिक बुक भी देखोगे तो काफ़ी उटपटांग आपको मिलेगा, तो वो सब हाँ जरूरी है प्रैक्टिस करना। बट ऐसे ही आएगा, बकिंघम पाई थ्योरम से ऐसे एक्सप्रेशन बोलेगा और बोलेगा उसको ये डाटा बुक्स में जो डायमेंशनल ग्रुप्स हैं उनसे डिनोट करो। तो ऐसे जो फॉर्मूला बनाओगे, वो फॉर्मूला क्या है, रो वी एल अपॉन म्यू को हम रेनॉल्ड्स नंबर आता है, ये आपको डिजाइन डाटा बुक्स समझ में आएगा और उसको ऐसे लिखोगे आप, ठीक है। ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और अगले लेक्चर में कराऊंगा फॉर फोर्स कन्वेक्शन पे, फोर्स कन्वेक्शन पे एक क्वेश्चन और देखूंगा, देखेंगे हम और ये यूनिट खत्म करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। डायमेंशनलेस नंबर को क्या कह सकते हैं, मींस फॉर एग्जांपल द रेशियो ऑफ फोर्स टू द रेशियो वन फोर्स, बोले तो द रेशियो ऑफ वन फोर्स टू द अनदर फोर्स, तो जो उसका यूनिट आएगा दैट इज डायमेंशन होगा, डायमेंशनलेस होगा। एक फोर्स का, पहले फोर्स का यूनिट हमारा न्यूटन है और दूसरे फोर्स का यूनिट हमारा न्यूटन है, तो दोनों को आप डिवाइड करोगे तो जो आपका यूनिट आएगा दैट इज नील, डायमेंशनलेस। तो वही होता है हमारा डायमेंशनलेस नंबर। आइए लिख लेते हैं। सो डायमेंशनलेस नंबर आर दोज नंबर विच आर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द इनर्शियल फोर्स बाय विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स और इलास्टिक फोर्स। As this is a ratio of one force to the another force, it will be dimensionless number. एक फोर्स को दूसरे फोर्स से डिवाइड करोगे तो उसका यूनिट कुछ भी नहीं आएगा, डायमेंशनलेस यूनिट होगा, तो वो होता है हमारा डायमेंशनलेस नंबर, ठीक है। तो जब आप इनर्शियल फोर्स को विस्कस फोर्स से डिवाइड करते हो तो आपका रेनॉल्ड्स नंबर निकल के आता है। जब इनर्शियल फोर्स को ग्रेविटी फोर्स से डिवाइड करते हो तो फ्रॉड्स नंबर निकल के आता है। जब आप इनर्शियल फोर्स को प्रेशर फोर्स से डिवाइड करते हो तो यूलर्स नंबर निकल कर आता है। हम ये सब बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट आज हम इसे एक्चुअल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पूरे टॉपिक को डिस्कस करें। सबसे पहले देखते हैं डायमेंशन नंबर हमारे कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अपने पास 5 रेनॉल्ड्स नंबर डायमेंशनलेस नंबर हैं, जिसका पहले का नाम है रेनॉल्ड्स नंबर, दूसरे का फ्रॉड्स नंबर, यूलर्स नंबर, वेबर्स नंबर एंड द लास्ट वन इज मैक्स नंबर। ये हमारा 5 टाइप के डायमेंशनलेस नंबर है। वन बाय वन हम सब पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले रेनॉल्ड्स नंबर पे डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है रेनॉल्ड्स नंबर हमारा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड एंड द विस्कस फोर्स ऑफ द फ्लूइड। इनर्शियल फोर्स जो है हमारा फ्लूइड का, उससे जब आप विस्कस फोर्स को डिवाइड करोगे तब हमारा रेनॉल्ड्स नंबर निकलता है। तो सबसे पहले इनर्शियल फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इनर्शियल फोर्स, और इसे हम डिनोट करते हैं एफ आई से। इनर्शियल फोर्स जो होता है क्या होता है, इट इज मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, ठीक है। तो मास क्या होता है हमारा, मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो हम मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख लिए, ठीक है। नाउ एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी
अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम अपना एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, वॉल्यूम के साथ टाइम को करते हैं और वेलोसिटी को अकेले करते हैं, ठीक है। रो वॉल्यूम पर सेकंड क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। वॉल्यूम पर सेकंड क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी हमारा v, तो क्या आ जाएगा, रो ए वी स्क्वायर हमारा इनर्शियल फोर्स हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है। वॉल्यूम पर सेकेंड इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, ओके। तो ये हमारा हो गया इनर्शियल फोर्स एफ आई, ठीक है। सबके लिए ये सेम रहेगा। नाउ नेक्स्ट, अब हम निकालते हैं विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स दैट इज एफ वी, क्या होता है विस्कस फोर्स, दैट इज स्ट्रेस, सॉरी बोल तो शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, क्या होता है हमारा विस्कस फोर्स, ठीक है। वेयर हम जानते हैं शियर स्ट्रेस टाउ किसके इक्वल होता है, विस्कोसिटी डी यू अपॉन डी वाई के, तो हम यह लिख सकते हैं दैट इज शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू म्यू अपॉन डी वाई इंटू एरिया ए, ठीक है। अब हम विस्कोसिटी डी यू और डी वाई क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, तो इसको हम v अपॉन एल के टर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज वेलोसिटी अपॉन लेंथ, और y क्या है हमारा, हाइट ही बताता है ना, मीटर में सेंटीमीटर में लेंथ ऑफ उसका हेड का बताता है हमारा, तो म्यू क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अपॉन लेंथ लिख सकते हैं हम। फाइनल इक्वेशन हमारा क्या बनाइए, दैट इज विस्कस फोर्स हमारा हो गया ये, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन Reynolds number, that is Re, which is equal to Fi upon Fv, which is equal to rho A V square upon mu VL upon A, A से A कैंसिल, ठीक है, 1V से 1V कैंसिल, ठीक है। तो हमारा जो रिनॉल्ड्स नंबर आएगा वो आएगा रो वी एल अपॉन म्यू आएगा, वेयर म्यू जो हमारा है, हम रो को अगर नीचे लाएंगे तो म्यू अपॉन रो आ जाएगा, ये क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये हम जानते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है म्यू अपॉन रो, तो हम रिनॉल्ड्स नंबर को फाइनली क्या लिख सकते हैं, v इंटू एल अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी, दैट इज म्यू, काइनेमेटिक विस्कोसिटी म्यू, ये हमारा हो गया रिनॉल्ड्स नंबर, ये रिनॉल्ड्स नंबर का इक्वेशन हमारा ये हो गया, ठीक है। नो अगर ये तो हमारा हो गया नॉर्मल में, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ पाइप में जब हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा तब वहां क्या लोगे, वहां लेंथ ना लेकर वहां लेंथ जगह पे पाइप की डायमीटर लोगे, तब इक्वेशन हो जाएगा रिनॉल्ड्स नंबर का v इंटू डी अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी म्यू, ठीक है। नाउ अब सेकंड है हमारा, नाउ सेकंड है फ्रॉड्स नंबर, क्या होता है, द फ्रॉड्स नंबर इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड टू द ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। ये होता है हमारा फ्रॉड्स नंबर, तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, इसे डिनोट करते हैं फ्रॉड्स नंबर को एफ ई से, जो कि क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स एफ जी, ठीक है। नाउ एफ आई इनर्शियल फोर्स तो हमने यहां कैलकुलेट कर लिया, एफ जी ग्रेविटी फोर्स कैलकुलेट करना है। ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, मींस फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और फोर्स क्या होता है हमारा, इट इज मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। मास को आप लिख सकते हो रो इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस जी, विच इज इक्वल टू, अब आप वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन, दैट इज लीटर क्यूब इंटू जी लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया में अगर करना हो तो एल स्क्वायर इंटू एल इंटू जी, ठीक है, वेयर एल क्यूब इज द वॉल्यूम एंड एल स्क्वायर इज द एरिया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, रो एरिया इंटू एल इंटू जी, ये हमारा हो गया एफ जी, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होता है फ्रॉड्स नंबर, एफ ई इज इक्वल टू रूट ऑफ इनर्शियल फोर्स, इनर्शियल फोर्स कितना है हमारा, रो ए
v square upon gravity force that is rho a l g. Rho a cancel, v square upon l g, v square upon l g. ठीक है, therefore Frod's number Fe is equal to v upon root l g. ठीक है, now next. Now Euler's number क्या होता है? It is defined as the square root of the inertial force of a flowing fluid to the pressure force. तो Euler's number को हम डिनोट करते हैं E U से, which is equal to मैथमेटिकली इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं? इनर्शियल फोर्स F I अपॉन प्रेशर फोर्स F, ये लिख सकते, यही हमारा यूलर्स नंबर होता है. ओके, देखो इनर्शियल फोर्स तो हमारे पास है, निकाल लिए हम पहले ही. एफ पी दैट इज प्रेशर फोर्स, एफ पी फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया. तो प्रेशर फोर्स क्या हो जाएगा? दैट इज प्रेशर इंटेंसिटी, वही सेम मतलब है, इनटू एरिया. ठीक है, प्रेशर इंटेंसिटी क्या लिख सकते हैं हम? P इंटू एरिया लिख सकते हैं. और एफ आई हमें पता ही है, हमने अभी डिस्कस किया था, ये हमारा हो गया एफ पी. और इससे पहले हमने इनर्शियल फोर्स निकाला था, कितना आया था इनर्शियल फोर्स? दैट इज रो ए वी स्क्वायर. अभी जस्ट पीछे मैंने आपको बताया, सबके लिए वही होगा. तो हमारा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यूलर्स नंबर क्या हो जाएगा? रूट ऑफ एफ आई कितना? रो ए वी स्क्वायर अपॉन पी इंटू एरिया. एरिया से एरिया कैंसिल, दैट इज रो वी स्क्वायर अपॉन पी. ठीक है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं? वी स्क्वायर है तो रूट के बाहर आएगा वी अपॉन पी अपॉन रो का होल स्क्वायर. ये लिख सकते हैं यूलर्स नंबर को. नाउ एंड नाउ वेबर्स नंबर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड टू द सरफेस टेंशन. तो वेबर्स नंबर को हम डिनोट करते हैं दैट इज डब्ल्यू ई से, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट की बात, स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शियल फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन मींस एफ एस. ठीक है, नाउ एफ आई तो अपने पास है, एफ एस निकालना है. सरफेस टेंशन एफ एस इज इक्वल टू क्या होता है? सरफेस टेंशन हमारा, सरफेस टेंशन, और जो हमारा एफ एस क्या है? सरफेस टेंशन फोर्स है एक्चुअली. तो सरफेस टेंशन फोर्स क्या होता है हमारा? सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ये होता है हमारा सरफेस टेंशन का फॉर्मूला. ठीक है, तो सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ दैट इज सिग्मा इनटू लेंथ एल. ठीक है, ये हमारा हो गया. नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, according to definition Weber's number W is equal to root of Fi कितना है? रो ए वी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एल. ठीक है, सॉर्ट करिए इसे. सिग्मा एरिया को हम एल स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू वी स्क्वायर अपॉन रो इंटू एल. वन एल से वन एल कैंसिल, तो वेबर्स जो हमारा आएगा वी स्क्वायर रो अपॉन सिग्मा, और इसे क्या लिख सकते हैं हम? वी अपॉन दैट इज सिग्मा अपॉन रो. यहाँ पे एक एल बचा होगा, एक एल और होगा ना, यहाँ पे एक एल बचा होगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया. नाउ दिस इज द वेबर्स नंबर. नाउ जो लास्ट है हमारा डायमेंशनलेस नंबर, इट इज मैक्स नंबर. क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ द इनर्शियल फोर्स ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड टू द इलास्टिक फोर्स. मींस स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शियल फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स, यही होता है ना हमारा वेबर्स नंबर. वेबर्स नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? किसे डिनोट करते हैं? दैट इज एन, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शियल फोर्स दैट इज एफ आई अपॉन इलास्टिक फोर्स एफ ई. ये होता है हमारा मैक्स नंबर. ठीक है, नाउ हमें पास इनर्शियल फोर्स तो है, हमें इलास्टिक फोर्स निकालना है. तो क्या होता है हमारा इलास्टिक फोर्स एफ ई इज इक्वल टू दैट इज इलास्टिक स्ट्रेस इनटू एरिया. फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन एरिया. तो इलास्टिक की बात करें तो सिंपल है, इलास्टिक स्ट्रेस होगा वहां पे, इलास्टिक स्ट्रेस इनटू एरिया. नाउ इलास्टिक स्ट्रेस को हम के से डिनोट करते हैं इनटू एरिया. 12th का कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी ये चैप्टर, पूरा डायमेंशन एनालिसिस 12th के बेस पे समझ लीजिए. पूरा स्टेप सेम है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस है, बाकी सब कुछ सेम. ठीक है, अब
नाउ नेक्स्ट, इसे हम क्या लिख सकते हैं, k into L square, that is my elastic force. Now to definition according to definition क्या होता है हमारा मैक्स नंबर रूट ऑफ इनर्शियल फोर्स हमारा क्या होता है, रो ए वी स्क्वायर, अभी हमने हर क्वेश्चन में सॉल्व किया, अपॉन के इंटू एल स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रो इंटू एरिया को एल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन के इंटू एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर रो अपॉन के, देयरफॉर मैक्स नंबर इज इक्वल टू वी अपॉन रूट ऑफ के अपॉन रो। ये होता है हमारा मैक्स नंबर। नाउ वेयर k अपॉन रो is equal to c, which is equal to velocity of sound in fluid। ये होता है हमारा velocity of sound in fluid, that is kp root kp upon rho c। therefore क्या हो जाएगा हमारा मैक्स नंबर, which is equal to v upon c। ये हमारा फाइनली मैक नंबर। ओके, आई थिंक आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा क्या होता है हमारा मैक नंबर और उसका फॉर्मूला कैसे बनता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड इफ यू वांट लेटेस्ट अपडेट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। सो गाइस, अब हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटीज। ठीक है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटीज। क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस भी इससे पूछे जाते हैं और डे टू डे लाइफ में आप ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से जानते हो ये टॉपिक के बारे में। ठीक है, डे टू डे लाइफ में ये सब चीजें होती है। जैसे अगर बात करें हम प्रोटोटाइप के बारे में और मॉडल के बारे में, तो आप क्या समझते हो प्रोटोटाइप क्या होता है और मॉडल क्या होता है? प्रोटोटाइप को हम लोग फर्स्ट वर्जन ऑफ डिवाइस भी कहते हैं। फर्स्ट वर्जन ऑफ डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, अब प्रोटोटाइप की जो साइज है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है और उसकी साइज जो है स्मॉल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक एयरक्राफ्ट बनाना चाहते हो, आप एक एयरक्राफ्ट बनाना चाहते हो। ठीक है, एयरक्राफ्ट। अब एयरक्राफ्ट अगर आप प्रोटोटाइप क्या होता है, फर्स्ट वर्जन ऑफ डिवाइस, किसी भी डिवाइस का पहला वर्जन बनाना। जैसे आप कोई नया एरोप्लेन का डेवलप किया है, नया एरोप्लेन का आपने कुछ डेवलप, फॉर एग्जांपल इस एरोप्लेन का नाम है M41। ठीक है, ये आपने इसको क्या करूंगा, आप क्या करोगे, डायरेक्ट ये एरोप्लेन बना लोगे, उसके बाद टेस्टिंग वगैरह करोगे, ड्रैग टेस्ट इस पे होगा, स्ट्रीमलाइन टेस्ट, ड्रैग टेस्ट, लिफ्ट टेस्ट, ये सब आप फर्स्ट वर्जन बना, इतना बड़ा एरोप्लेन बनाने के बाद ये सब चेक करोगे? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है। और मान लीजिए कोई इतना बड़ा प्रोटोटाइप बना लिए, फर्स्ट वर्जन बना लिए इसका, और फिर जब आप उस पर टेस्टिंग की बात करें, टेस्टिंग का टाइम आता है और जब आप टेस्टिंग करते हो तो कितनी सारी दिक्कत ही आएगी। मान लीजिए कुछ मॉडिफिकेशन का आ गया, कुछ मॉडिफिकेशन का आ गया, तो फिर मान लीजिए इस विंग्स में कुछ प्रॉब्लम है, इधर वाले विंग्स में, तो क्या करोगे, पूरा पूरा विंग्स आप हटाओगे, फिर नया विंग्स आकर लगाओगे, कितना खर्चा। और ये प्रैक्टिकली है क्या, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या ऐसा करना? नहीं ना। तो अपन क्या करते हैं, प्रोटोटाइप, कोई भी प्रोटोटाइप बनाने से पहले हम उसका मॉडल बनाते हैं। मॉडल क्या होता है, स्केलिंग ऑफ प्रोटोटाइप। ठीक है, प्रोटोटाइप की स्केलिंग करके क्या करना, अब ये जैसे इस पूरा ओवरऑल अगर मैं इस एरोप्लेन का बताऊं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल इंटू 2121 मीटर स्क्वायर इतने एरिया का ये मान लीजिए एरोप्लेन है, तो अपन जो मॉडल बनाएंगे वो हो सकता है 10 × 21 मीटर स्क्वायर का मॉडल बने, या फिर और छोटा, और अगर इसको किया जाए 1 × 2 मीटर स्क्वायर का हमारा मॉडल बने। इसके लिए अब मॉडल पे हम क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। मॉडल पे हम टेस्टिंग कर, छोटा होने की वजह से क्या होता है, हम टेस्टिंग कर सकते हैं और इसमें हर एक वो टेस्टिंग कर सकते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है एक बड़े प्रोटोटाइप पे टेस्टिंग का, हर वो टेस्टिंग हम यहाँ मॉडल पे कर सकते हैं। और टेस्टिंग करने के बाद जो भी मॉडिफिकेशन है उस मॉडिफिकेशन में खर्चा भी कम लगेगा, है ना। अब इतना बड़ा विंग्स अगर खराब हो गया तो नया, उतना बड़े विंग का कितना पैसा बर्बाद होगा, और छोटा सा विंग अगर यहाँ पे मॉडल में छोटा सा विंग खराब होगा तो आप ज्यादा कितना खर्चा होगा, 10 रुपए 20 रुपए, यहाँ पे 10,000 10 करोड़ खर्चा हो सकता है। ठीक है,
तो ये कुछ डिफरेंस है प्रोटोटाइप एंड मॉडल में। तो जो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटीज की बात कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है डेट इज प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी, इसमें जनरली 3 टाइप की सिमिलरिटी की हम देखते हैं। पहला हम देखते हैं जियोमेट्रिकल सिमेट्री, जियोमेट्रिकल सिमेट्री की बात करते हैं। सिमिलरिटी, जियोमेट्रिकल सिमिलरिटी, फॉर एग्जांपल मैं एक बड़ा सा ये बना रहा हूँ क्यूब, ओके, ये हमारा क्या, ये प्रोटोटाइप है, ठीक है, दैट इज लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप, दिस इज विड्थ ऑफ प्रोटोटाइप, ठीक है, लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप को एलपी लिखे हैं, तो दिस इज विड्थ ऑफ प्रोटोटाइप एंड दिस इज हाइट ऑफ प्रोटोटाइप, ठीक है। अब हम एक मॉडल बना लेते हैं, इसका छोटा पार्ट, इसका छोटा पार्ट लाइक दिस, ठीक है, दिस इज what, this is length of model, this is what, this is width of model, and this is what, this is height of model, क्लियर है। तो अगर इन दोनों के जियोमेट्रिकल सिमेट्री की बात करें, इसका मतलब ये जो लेंथ ऑफ मॉडल जो होगा, लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ prototype is equal to width of model upon width of prototype is equal to height of model upon height of prototype, and this all r is equal to LR. What is LR? LR is known as length scale ratio, ठीक है। और ये लेंथ स्केल रेशियो जो है, ये 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है प्रोटोटाइप का, ठीक है, और ये 1/4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है जियोमेट्रिकल सिमेट्री। वो डिपेंड करता है किस पे, आपके शेप पे, ठीक है, शेप कैसा है, शेप का साइज क्या है, ये सब चीज पे प्रोटोटाइप और मॉडल के बीच में जो सिमिलरिटी आता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आता है। दूसरा सिमिलरिटी की बात किया जाए, दूसरा सिमिलरिटी हमारा होता है डेट इज काइनेमेटिक सिमिलरिटी, काइनेमेटिक सिमिलरिटी, ठीक है, काइनेमेटिक सिमिलरिटी। काइनेमेटिक सिमिलरिटी में जैसे क्या क्या, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सीलरेशन हो सकता है, यही सब तो है हमारा काइनेमेटिक सिमिलरिटी के बारे में, यही सब है। तो अगर इसकी बात करें, जैसे ये हमारा प्रोटोटाइप है, ठीक है, ये हमारा एक मॉडल है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इस ये है 1.1.2 और दिस इज 0.3 ऑफ प्रोटोटाइप, और दिस इज 1 डैश, थोड़ा सा इसको और बड़ा बनाया जाए ताकि ये अच्छी से दिखे, this is prototype and this is model, this is point 1 of prototype, this is point 2, and this is point 3 of prototype, and this is model, this is 1 dash, this is 2 dash, and this is 3 dash. What does it means? It means velocity of model, ठीक है, at 1 point upon velocity of prototype at 1 is must be, it must be equal to at all point. For example, velocity of model at 2 second point upon velocity of prototype at 1 point, which is equal to VR. What is VR? VR is known as velocity स्केलिंग रेशियो, स्केल रेशियो, ठीक है। तो अब मॉडल में, आप मॉडल में पॉइंट 1 पे जो आपको वेलोसिटी मिल रही है, वही आपको जब आप इसको प्रोटोटाइप बनाओगे, तो वही टेस्टिंग रिपोर्ट आपको पॉइंट 1 पे प्रोटोटाइप में भी मिलेगा। वी आर को हम और क्या लिख सकते हैं, वी आर को हम यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, दैट इज एल आर अपॉन टाइम, ठीक है, एल आर अपॉन टी आर। व्हाट इज एल आर? एल आर इज द लेंथ स्केल रेशियो, ठीक है, लेंथ स्केल रेशियो, और टी आर इज अ टाइम स्केल रेशियो, ठीक है, टाइम स्केल रेशियो। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो सिमिलरिटी ऑफ वेलोसिटी जो है, सिमिलरिटी ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू सिमिलरिटी ऑफ, सिमिलरिटी ऑफ स्ट्रीमलाइन। कैसे?
कैसे ये जो डेफिनेट ये चीजें लिखा हो कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक विंग्स है, ठीक है, ये एरोप्लेन का एक विंग है। तो अगर मैं देखा मान लीजिए इस पे स्ट्रीमलाइन कुछ इस तरीके से स्ट्रीमलाइन इस पे होगा, है ना, और हम जानते हैं इस पे स्ट्रीमलाइन का फ्लो इस डायरेक्शन में तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक स्ट्रीमलाइन दूसरे स्ट्रीमलाइन को क्रॉस नहीं कर सकता, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, स्ट्रीम सरफेस क्रिएट हो रहा है, एंड द स्ट्रीम सरफेस द वैल्यू ऑफ दिस स्ट्रीमलाइन विल बी कांस्टेंट, ठीक है, विल बी कांस्टेंट। ये क्या क्रिएट हो रहा है, ये स्ट्रीम सरफेस क्रिएट हो रहा है। तो स्ट्रीम सरफेस जो क्रिएट हो रहा है, तो इससे क्या समझ में, इससे ये समझ में आ रहा है कि जो काइनेमेटिक सिमिलरिटी है वो किस पे डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड्स ऑन जियोमेट्रिकल सिमिलरिटी। कैसे, अगर यही इस विंग का अगर शेप इस तरीके का होता, इस विंग का शेप अगर इस तरीके का होता, स्ट्रीमलाइन का जो सरफेस होता वो भी तो हमारा कर्व होता। तो जनरली का, तो जो वेलोसिटी हो जाता है, काइनेमेटिक प्रॉपर्टी होती है वो भी चेंज हो जाती है ना। तो क्या कहना चाह रहा है कि काइनेमेटिक सिमिलरिटी वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे ज्योमेट्रिकल सिमेट्री पे। देयरफॉर सिमिलरिटी ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू सिमिलरिटी ऑफ स्ट्रीमलाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये चीज। अब अगला जो सिमिलरिटी है और लास्ट जो सिमिलरिटी है, दैट इज डायनेमिक सिमिलरिटी। डायनेमिक सिमिलरिटी, अब डायनेमिक सिमिलरिटी में क्या क्या आता है पहले ये देखिए। एक आता है हमारा इनर्शिया फोर्स, ठीक है, इनर्शिया फोर्स जिसको हम एफ आई से लिखते हैं, ठीक है। दूसरा डायनेमिक में आता है हमारा विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, दैट इज इसको एफ वी से डिनोट करते हैं। तीसरा हमारा आता है ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, दैट इज एफ जी। चौथा हमारा इसमें आता है सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है, दैट इज एफ रो, सरफेस टेंशन फोर्स। और भी बहुत सारे होते हैं लाइक अ प्रेशर फोर्स, ठीक है, प्रेशर फोर्स एफ पी, एंड वन और इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स जिसको हम लिखते हैं, या फिर इलास्टिक फोर्स या कॉम्प्रेसिबिलिटी भी लिखते हैं इसको, कॉम्प्रेसिबिलिटी जिसको एफ ई से दिखाया जाता है। ये सब कुछ हमारे डायनेमिक सिमिलरिटीज हैं। तो डायनेमिक सिमिलरिटी से फॉर एग्जांपल ये हमारा एक प्रोटोटाइप है, ये एक प्रोटोटाइप है, ये पॉइंट वन है, और ये हमारा मॉडल है, और इसको मैं पॉइंट वन डैश बोल रहा हूँ। तो इन दोनों में क्या सिमिलरिटी होगा। अब डायनेमिक सिमिलरिटीज गाइस डिपेंड करता है आपके बोथ काइनेमेटिक एंड ज्योमेट्रिकल, ठीक है। तो डायनेमिक सिमिलरिटी डिपेंड करता है, आपका डायनेमिक सिमिलरिटी डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल सिमेट्री एज वेल एज काइनेमेटिक सिमिलरिटी, इस पे क्योंकि अब ये शेप चेंज होने की वजह से इसके अंदर का ग्रेविट वेट भी चेंज हो जाएगा, और वेट चेंज हो गया तो आपका ग्रेविटेशनल एफ जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, इनर्शियल फोर्स चेंज हो जाएगा बॉडी का, प्रेशर फोर्स चेंज हो जाएगा बॉडी का शेप चेंज होने के कारण। और बॉडी में अगर कुछ काइनेमेटिक चेंजेस की बात करें किया जाए तो वेलोसिटी अगर तेज रखना चाहते हो, वेलोसिटी ज्यादा रखने के लिए क्या करोगे, एरोडायनेमिक चेंज कर, फिर शेप चेंज कर रहे हो। तो काइनेमेटिक सिमिलरिटी डिपेंड करता है ज्योमेट्रिकल सिमेट्री पे, और बोथ, और डायनेमिक सिमिलरिटी जो होता है ये किस पे, ये काइनेमेटिक सिमिलरिटी पे भी डिपेंड करता है। जनरली डायनेमिक सिमिलरिटी जो है वो काइनेमेटिक सिमिलरिटी पे ही डिपेंड करता है, और जो काइनेमेटिक सिमिलरिटी डिपेंड करने की वो किस पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी पे। देयरफॉर डायनेमिक सिमिलरिटी आर डिपेंड्स ऑन बोथ काइनेमेटिक सिमिलरिटीज एंड ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी, ठीक है। इसी को हम लोग मॉडलिंग भी कहते हैं, स्केलिंग करना, प्रोटोटाइप को स्केल करके, स्केलिंग आप जानते हो ना किस तरीके से करना, ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप ये सब चीजें पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो यही कुछ होता है डायनेमिक सिमिलरिटी। अब देखिए, अब जैसे कि इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स के क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको पढ़ाया था रेनॉल्ड नंबर, ये सब पढ़ाया था ना, तो क्या हो जाएगा भाई, इनर्शिया फोर्स अपॉन, अगर ये डायनेमिक सिमिलरिटी में बात किया जाए, डायनेमिक सिमिलरिटीज में भी दो लोग के बीच में सिमिलरिटी, इन दोनों के बीच में जो सिमिलरिटी बनता है दैट इज इनर्शिया एफ आई अपॉन एफ बी, ये क्या होता है, दैट इज रिनॉल्ड नंबर, यही तो होता है रिनॉल्ड नंबर, है ना। बस, अगर यही मैं आपको इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी है, इन दोनों के बीच में इनर्शियल फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका दैट इज फ्रॉड्स नंबर, दैट इज फ्रॉड्स नंबर, यही ना, ठीक है।
नाउ अगर अब कुछ केसेस आता है, एप्लीकेशन इन डिफरेंट केसेस, कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट केसेस, क्योंकि आप सारे डायमेंशनलेस नंबर पढ़ चुके हो, सारे डायमेंशनलेस नंबर आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो आपको बताने की जरूरत नहीं। जैसे पहला केस की बात किया जाए, फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट केस फॉर एग्जांपल हम पाइप फ्लो की बात करते हैं। पाइप में फ्लो, तो पाइप में फ्लो जो हो रहा है वो किस पे क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, पाइप में फ्लो होने का क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स किस पे डिपेंड करता है, पाइप में फ्लो होने का इनर्शिया फोर्स पे डिपेंड करता है, प्रेशर फोर्स और विस्कस फोर्स पे। अब इनके बीच में जो मैं रिलेशन देखूं, इनके बीच में जो सिमिलरिटी होता है, दैट इज एफ आई और एफ पी, इनके बीच में क्या सिमिलरिटी होता है, रिनॉल्ड नंबर का। तो क्या होगा, रिनॉल्ड नंबर ऑफ मॉडल इज इक्वल टू रिनॉल्ड नंबर ऑफ प्रोटोटाइप, ठीक है। और रिनॉल्ड नंबर क्या होता है, एफ आई अपॉन एफ बी, इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स के बीच में। वैस और इनर्शिया फोर्स और प्रेशर फोर्स के बीच में क्या आता है, यूलर्स नंबर, यही होता है ना। तो अपन इसके थ्रू यूलर्स नंबर ऑफ मॉडल इज इक्वल टू यूलर्स नंबर ऑफ प्रोटोटाइप भी कर सकते हैं। क्या होता है, एफ आई अपॉन एफ पी। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको इसका बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। और एक क्वेश्चन भी आपको जो मैं फ्लो थ्रू पाइप्स पढ़ा रहा था, तो पाइप फ्लो किस पे डिपेंड करता है, रिनॉल्ड नंबर पे डिपेंड करता है फ्लो का, ठीक है। अब देखिए केस टू की बात कर रहे हैं, केस टू की बात करते हैं, ओपन चैनल फ्लो, ओपन फ्लो की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लो इन अ रिवर, ओपन फ्लो मतलब फ्लो इन अ रिवर। तो इस पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायनेमिक सिमिलरिटी, कौन डायनेमिक फैक्टर है, इसमें भी इनर्शिया फोर्स पे डिपेंड करता है ओपन फ्लो, ठीक है, ग्रेविटी फ्लो पे डिपेंड, ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है और प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो अगर इसमें सिमिलरिटीज की बात करें, तो यहाँ पे फ्रॉड नंबर आता है। फ्रॉड नंबर ऑफ मॉडल इज इक्वल टू फ्रॉड नंबर ऑफ प्रोटोटाइप हो जाएगा। और ये किसके इक्वल होता है, दैट इज इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, यही तो होता है फ्रॉड नंबर, ठीक है। यूलर्स नंबर यहाँ भी आएगा, रिलेशन मॉडल और यूलर्स नंबर फॉर प्रोटोटाइप, यूलर्स नंबर क्या, एफ आई अपॉन एफ पी, यूलर्स नंबर हो जाएगा, है ना। केस थ्री की बात करें, केस थ्री की बात किया जाए, तो केस थ्री में जैसे लिक्विड इंजेक्ट बाई नोजल, एग्जाम्पल लेते हैं एप्लीकेशन, लिक्विड इंजेक्ट बाय नोजल। तो जब नोजल से लिक्विड को इंजेक्ट करते हैं, तो ये किस फैक्टर पे, डायनेमिक फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपका एफ रो। एफ रो व्हाट दैट मीन बाय एफ रो, दैट इज सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। नोजल के सरफेस टेंशन क्या है और इनर्शियल फोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा वेबर्स नंबर, क्या आ जाएगा, वेबर्स नंबर। तो वेबर्स नंबर ऑफ मॉडल इज इक्वल टू वेबर्स नंबर ऑफ प्रोटोटाइप। और ये किसके क्या सिमिलरिटी आता है, वेबर्स नंबर का क्या होता है, इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स, ये होता है हमारा वेबर्स नंबर। तो इनके बीच में भी सिमिलरिटीज हो गया। एक केस फोर भी बनता है हमारा, केस फोर कौन सा एप्लीकेशन, कॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, कॉम्प्रेसिबल फ्लो। तो कॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए हमारा मैक नंबर रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, मैक नंबर। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं मैक नंबर ऑफ मॉडल इज इक्वल टू मैक नंबर ऑफ प्रोटोटाइप। और मैक नंबर कंप्रेसिबल फ्लो किस पे डिपेंड करता है, जनरली मैक नंबर दैट इज इनर्शिया फोर्स पे और आपका इलास्टिक पे। तो क्या हो जाएगा, इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स इज नोन एज मैक नंबर। और कोई फ्लो कॉम्प्रेसिबल है या नहीं, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मैक नंबर पे, ठीक है, मैक नंबर पे। अगर मैक नंबर की वैल्यू 0.33 से ज्यादा है, तो फ्लो कैसा होगा, फ्लो इज कॉम्प्रेसिबल, कॉम्प्रेसिबल, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें था जो इंपॉर्टेंट था, मैं सोचा डिस्कस कर लूं, बाकी सब तो आपको मैं बता ही दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं लगाना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम लगाने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, द वेलोसिटी एट पॉइंट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ मॉडल, ओके ध्यान देना, मॉडल का डैम वाज मेजर्ड टू बी 1 मीटर पर सेकेंड, द करस्पॉन्डिंग प्रोटोटाइप वेलोसिटी फॉर अ लीनियर स्केल रेशियो इज 25,
मीटर इन मीटर सेकेंड, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग प्रोटोटाइप वेलोसिटी। ओके, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, पहली बात देखिए, द वेलोसिटी एट अ पॉइंट ऑन ए क्रेस्ट ऑफ अ मॉडल डैम वाज मेजर्ड टू बी 1 मीटर, द करस्पॉन्डिंग प्रोटोटाइप वेलोसिटी फॉर द लीनियर स्केल रेशियो 25 इन मीटर स्केल व्हाट, द वैल्यू इज व्हाट। तो Vm अपॉन लेंथ रूट ऑफ दिस विच इज इक्वल टू प्रोटोटाइप का लेंथ के अकॉर्डिंग दिस, ये रिलेशन बनता है वेलोसिटी और लेंथ के बीच में, प्रोटोटाइप और मॉडल के बीच में, ठीक है। सो यहाँ से क्या पूछा है, प्रोटोटाइप का पूछा है, तो प्रोटोटाइप का वेलोसिटी पूछा है, प्रोटोटाइप की वेलोसिटी इज इक्वल टू मॉडल की वेलोसिटी एल लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन लेंथ ऑफ मॉडल, ये हो जाएगा। इसकी वेलोसिटी दी रखी गई है 1, ठीक है, और देयरफॉर द करस्पॉन्डिंग प्रोटोटाइप वेलोसिटी फॉर लीनियर स्केल रेशियो इज 25 फॉर प्रोटोटाइप के लिए, ये दिया है 25, रेशियो पूछा है ना, क्या लिखा स्केल रेशियो 25, तो 25 रेशियो एक्चुअली 1 होगा, तो इसीलिए 1 लिखा नहीं है, 1 ही ऐसे ही रहे, 25 हो गया प्रोटोटाइप का और मॉडल का हो गया 1, इस 1 रूट 25 अपॉन 1 इसको सॉल्व करेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉड्स नंबर रिलेट्स टू, फ्रॉड नंबर अभी मैंने आपको बताया था, क्या होता है फ्रॉड नंबर, फ्रॉड नंबर पढ़ाया था ना आपको, क्या था फ्रॉड नंबर, क्या होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, यही होता है फ्रॉड नंबर, ठीक है। तो एक्चुअली रूट ऑफ दिस, ठीक है, तो इसको इसका इक्वेशन क्या आता है फ्रॉड नंबर का, फाइनल इक्वेशन आता है v अपॉन रूट जी एल, यही आता है ना इक्वेशन, ठीक है। तो क्या होता है जनरली फ्रॉड नंबर, फ्रॉड नंबर इज इनर्शियल फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। यूलर्स नंबर क्या होता है बताइए जल्दी से, यूलर्स नंबर क्या लिखते हैं यूलर्स नंबर को, यूलर्स नंबर इज द इनर्शियल फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स, यही था, तो इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन in a 1 is equal to 100 scale model of a harbor, time which corresponds to the prototype tidal period of 12 hour will in hour कितना होगा, क्वेश्चन भी एक्चुअली इन अ 1:100 scale model of harbor, time which corresponds to the prototype tidal period of 12 आवर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो स्केलिंग दिया है हार्बर का, दैट इज एल आर, कितना दिया 1:100, ठीक है, और प्रोटोटाइप का टाइम पीरियड दिया है कितना 12 आवर्स, पूछ किसका रहा है मॉडल का टाइम पूछ रहा है, मॉडल का टाइम कितना होगा ये पूछ, टी एम की वैल्यू क्या होगा। तो अगर फ्रॉड्स इक्वेशन के हेल्प से फ्रॉड्स स्केलिंग लॉ की हेल्प लें, तो फ्रॉड स्केलिंग लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि टाइम स्केल, ओके, जैसे एल आर होता है, टी आर अभी बताया था, एल आर क्या होता है लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप, है ना, उससे टी आर क्या हो जाएगा टाइम ऑफ मॉडल अपॉन टाइम ऑफ प्रोटोटाइप, ठीक है, एंड देयर स्केलिंग रेशियो विल बी कितना दिया है, दैट इज रूट ऑफ टाइम इज रूट ऑफ लेंथ रेशियो, ठीक है, अभी पिछला क्वेश्चन भी किए थे हमने देखा, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन एल आर की वैल्यू दिया है 1/100, 1/100, ठीक है। तो यहाँ से टी एम निकल जाएगा, दैट इज टी पी, इधर टी पी दिया है 12 रूट 1/100, इसको सॉल्व करोगे तो आपका 1.2 के आसपास आंसर आएगा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। फ्रॉड्स नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू, जल्दी बताइए, फ्रॉड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, which type of force dominates a fluid flow with very high Reynolds number like this, inertial reaction, viscous या divergent, किस तरीके का बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, inertial force, ठीक है, which type of forces dominates a fluid flow with a very high Reynolds number, inertial force, fluid flow in a pipe ज्यादातर इनर्शियल फोर्स पे ही रहता है, और रिनॉल्ड नंबर कहता भी क्या है इनर्शियल फोर्स अपॉन क्या था विस्कस फोर्स, है ना,
तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, इनर्शियल फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशनलेस पैरामीटर, रेनॉल्ड्स नंबर डायमेंशनलेस पैरामीटर है, प्रेशर कोफिशिएंट, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, फ्रिक्शन फैक्टर, कौन सा नहीं है? यस, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज नॉट अ डायमेंशनल, बाकी सब रेनॉल्ड्स नंबर तो डायमेंशनलेस नंबर है ही, फ्रिक्शन फैक्टर वो तो ऑलरेडी कोफिशिएंट किसी का बात कर रहे हैं कोफिशिएंट की, तो पक्का ये भी होगा, तो बच क्या गया, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, दैट इज डायमेंशनलेस नंबर। ठीक है, बाकी अभी ये भी डायमेंशनल लेस है, ये भी डायमेंशनल लेस है, ये भी डायमेंशनल लेस है, इनका मतलब मीटर बाय मीटर होगा तो कट के वन। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जिसका डायमेंशन क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का क्या होता है डायमेंशन, डायमेंशनल लेस नंबर एम नॉट एल टू टी माइनस वन। ठीक है, अपन शुरू में ही वीडियो के डिस्कस किए थे। चलिए अगला बढ़ते हैं, द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन नंबर क्या होता है, तो इसका पहले तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी देखिए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी समझने के लिए यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है पहले ये बताइए, क्या लिखते हैं, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, डायमेंशन क्या हो जाएगा, न्यूटन का डायमेंशन क्या हो जाएगा बताइए, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, सेकेंड मतलब टाइम का डायमेंशन टी अपॉन मीटर स्क्वायर, मीटर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, लेंथ, दैट इज एल का स्क्वायर। ठीक है, एक एल से एक एल कट जाएगा, टू रहेगा, तो डायमेंशन लिख के आ जाएगा इसका फाइनली, इसका आ जाएगा एम वन एल माइनस वन, और ये टी से टी एक कट जाएगा, बचेगा टी माइनस वन। ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ये आंसर है, सही होगा। ठीक है, अगर इस ऑप्शन में यहाँ पे माइनस लगा दिया जाए तो ये आंसर सही हो जाएगा। A model of torpedo is tested in a towing tank at the velocity this. The prototype is, ठीक है, फिर से स्केलिंग का सिमिलरिटी का क्वेश्चन आ गया। The prototype is expected to attain a velocity this. What model scale has been used? ठीक है, क्या होना चाहिए, तो ध्यान से देखिए, मॉडल ऑफ टोरपीडो इज टेस्टेड, तो वेलोसिटी ऑफ मॉडल अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप इज नोन एज वी आर, वेलोसिटी स्केल रेशियो। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अगर मॉडल और प्रोटोटाइप का, द प्रोटोटाइप इज एक्सपेक्टेड टू अटेन दिस वेलोसिटी, व्हाट मॉडलिंग स्केल हैज बीन यूज्ड, यहाँ से आ जाएगा 5 अपॉन, मॉडल कितना है, द मॉडल ऑफ टॉर्पेडो इज टेस्टेड इन अ टॉविंग टैंक एट वेलोसिटी दिस 25, है ना, और ये इसका हो जाएगा मॉडल का, और द प्रोटोटाइप इज एक्सपेक्टेड टू अटेंड द वेलोसिटी 5। अच्छा, प्रोटोटाइप का 5 है और मॉडल का 25 है, इसके अकॉर्डिंग तो आना चाहिए 5:1। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, 1:, व्हाट इज द मॉडल स्केल हैज बीन यूज्ड, 5:1 आंसर आ रहा है ना, तो आप 1:5 मतलब हो सकता है ये क्या पूछा हो, प्रोटोटाइप अपॉन मॉडल। ठीक है, 1/VR, ऑप्शन इज योर राइट आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन को ना आप एक तरीके से और कर सकते हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि प्रोटोटाइप अपॉन मॉडल डिवाइड होगा कि किसके, आपको क्या अपॉन क्या डिवाइड, रिनॉल्ड्स नंबर की हेल्प से। ठीक है, रिनॉल्ड्स नंबर की हेल्प से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जो लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, कैसे कि रिनॉल्ड्स नंबर ऑफ मॉडल इज इक्वल टू रिनॉल्ड्स नंबर ऑफ प्रोटोटाइप, बताया था। ठीक है, तो रिनॉल्ड्स नंबर क्या हो जाता है डेंसिटी वेलोसिटी एल अपॉन डायनेमिक विस्कोसिटी मॉडल का, विच इज इक्वल टू एल अपॉन किसका, प्रोटोटाइप का। ठीक है, तो यहाँ एल मॉडल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल मॉडल अपॉन एल प्रोटोटाइप को अगर एक तरफ कर दें तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इधर वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन वेलोसिटी ऑफ मॉडल आ जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप कितना दिया है 5, वेलोसिटी ऑफ मॉडल कितना दिया है 25, तो ये आ गया 1:5। ठीक है, ऑप्शन वन ए इज योर राइट आंसर। इस तरीके से आप कर सकते हो स्केलिंग की, स्केलिंग रेशियो क्या होगा, कभी कभी वी एम अपॉन वी आर आता है वेलोसिटी के टर्म्स में, लेंथ के टर्म में देखिए ये आता है, लेंथ के टर्म में लेंथ रेशियो क्या आता है, एल एम अपॉन एल पी, वेलोसिटी वी आर की वैल्यू क्या आती है, वी पी अपॉन वी एम। ये सब आप इस इक्वेशन के थ्रू आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अगला देते हैं मैच लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है,
डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या है? डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है गाइस? स्टार्टिंग में अपन डिस्कस किए थे, ml-1 t-1, ठीक है। मोमेंट ऑफ मोमेंटम डेट इज टॉर्क की बात कर रहा है, ये हो जाएगा ml2t-1। पावर, पावर का क्या हो जाएगा यूनिट डायमेंशन एनालिसिस? ml2t-3, ठीक है। वॉल्यूम, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाता है? ml-1 t-2, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन आपका कोई भी ऑप्शन ये मैच ही नहीं करेगा, तो ये याद रखना सबका काम आएगा आगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी इज गवर्न्ड बाय द, क्रिटिकल वेलोसिटी इज गवर्न्ड बाय द इनर्शिया फोर्स, विस्कस फोर्स, रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, या नन ऑफ दिस। क्रिटिकल वेलोसिटी तो जनरली रिनॉल्ड्स नंबर का में आता है हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी, यही है ना। रिनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू अपॉन डायनेमिक विस्कोसिटी, इसी में आता है वेलोसिटी। तो रिनॉल्ड्स नंबर होता क्या है? रिनॉल्ड्स नंबर होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है पूछ रहा है। काइनेमेटिक की मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? डायनेमिक विस्कोसिटी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो है ये डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट है, ये जो है ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी? शेयर पॉइजन रेशियो तो डायमेंशनलेस है। टॉर्क, पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो कहाँ से हो जाएगा भाई? होगा क्यों नहीं? शेयर स्ट्रेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, अच्छा यही, हाँ तो यही यही ऑप्शन सही तो है, पॉइजन रेशियो ही तो टाइम। शेयर स्ट्रेस, टॉर्क न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, शेयर स्ट्रेस, लोड स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है? लोड अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। In order that no shock wave develop when flow is taking place through a converging diverging tube, Mach number at exist should be, कितना होना चाहिए Mach number? Mach number should be, yes, greater than 1। जितना ज़्यादा Mach number होगा, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा था, Mach number अगर 0.33 से ज़्यादा है तो फ्लो जो है वो कैसा फ्लो है? कॉम्प्रेसिबल फ्लो है। तो क्या कह रहा है? इन ऑर्डर दैट नो शॉक वेव डेवलप, no shock wave develop when flow is taking place through a diverging tube, converging diverging tube, no shock wave will be generated. It means the Mach number will be greater than 1। Weber number is the ratio of inertia force to, क्या होता है Weber number बताइए? inertia force to surface tension बताया आपको, Weber number Fi upon surface tension, ठीक है। Which one of the following is dimensionless? इसमें से कौन सा डायमेंशन, जिसका डायमेंशनलेस नंबर है बताइए जल्दी से? यस, ऑप्शन डी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द डायमेंशनलेस नंबर, ठीक है। क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला? स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होगा? डेंसिटी, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस। स्पेसिफिक ग्रेविटी लाइक डेंसिटी ऑफ substance upon density of liquid upon water। गैस के टर्म में क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर, स्टैंडर्ड से, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सिमुलेटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ डिजाइन मॉडल सो दैट द रिजल्ट कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोटोटाइप, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी जनरली क्यों यूज करते हैं? ताकि हम मॉडल बनाएं और मॉडल से जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट की हेल्प से हम प्रोटोटाइप जनरेट करें, यही हुआ। द रेसिप्रोकल ऑफ यूलर्स नंबर इज नोन एज, रेसिप्रोकल ऑफ यूलर्स नंबर को क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ यूलर्स नंबर इज नोन एज न्यूटन्स नंबर, ठीक है। Reynolds number is the ratio of inertia force to the viscous force, ठीक है। Reynolds number is equal to Fi inertia force upon viscous number। What is the fundamental unit of enthalpy? Enthalpy क्या हो जाएगा fundamental unit? बताइए इसका enthalpy का। enthalpy का हो जाएगा that is m l power to t minus 2, ठीक है। क्या होता है enthalpy is equal to, क्या लिखते हो? pv, ये लिखते हो ना। आप सबका फॉर्मूला पुट कर दो, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आ जाएगा।
फोर्स का क्या हो जाएगा ml, फोर्स का क्या हो जाएगा mlt-2। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास को क्या लिख सकते हो, मास को लिख सकते हो m, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। तो mlt-2, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर सिमिलरिटी इन एडिशन टू मॉडल्स बीइंग ज्योमेट्रिकल सिमिलर टू प्रोटोटाइप, द फॉलोइंग इन बोथ केसेस शुड आल्सो बी इक्वल टू द, yes, it will be equal to the all the four ratio of inertia force to the force due to viscosity gravitational surface, सबके इक्वल होना चाहिए। now a 1.0 meter long model of ship is towed of 81 centimeter per second in towing tank, to what speed of ship 64 meter long does this corresponding to prototype, के लिए क्या हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉड्स नंबर, फ्रॉड्स मॉडल के अकॉर्डिंग, फ्रॉड मॉडल दैट इज वी स्क्वायर अपॉन एल जी ऑफ मॉडल इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन एल जी इसका प्रोटोटाइप, ठीक है। वेलोसिटी दिया हुआ है ना 81 मॉडल का, दैट इज 81, तो इसको मीटर पर सेकंड क्या 81 सेंटीमीटर है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए तो 80 0.81 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन लेंथ कितना है 1 इंटू जी विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर, प्रोटाइप का निकालना है हमको। लेंथ दिया कितना 64 मीटर इंटू जी, जी से जी कट गया, यहाँ से वी की वैल्यू निकल जाएगा, प्रोटोटाइप की वेलोसिटी इट्स 6.48 मीटर पर सेकेंड के आसपास, ठीक है, निकल जाएगा आपका डायरेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स, इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स व्हाट इज, इट इज अ मैक नंबर, मैक नंबर, ठीक है। और मैक नंबर इज, इफ मैक नंबर इज ग्रेटर देन 0.33 इट मीन्स द फ्लो विल बी कॉम्प्रेसिबल। बस इतना ही क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपका बनता है। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। कहीं दिक्कत आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम मिल जाएगा, आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे डीएम कर सकते हैं कहीं इशू आता है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप मैसेज करके कोई क्वेश्चंस वगैरह डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।